तो शुरू करते हैं अपना। कल हमने कुछ चीजें समझ ली थी, थोड़ा सा उसको क्लियर करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं अपना। बहुत सारी बातें आज समझनी है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आज इस सेशन में हम क्या पढ़ने वाले हैं, देखो कल हमने कुछ पढ़ा था, एक ही लेक्चर से 7 क्वेश्चन रिलेट हो रहे थे हरियाणा सिविल सर्विस के प्रीलिम्स के एग्जाम्स के। तो सिंपल सा मतलब है कि वो अपने आप में बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट रहा होगा सेक्शन। कुछ हमने पूरा कर लिया था, फिर भी बच गया था, तो उसको आज कंप्लीट करेंगे। पहला तो वो ये काम करेंगे। उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि हमारी दुनिया में जो हम समझ रहे हैं राज व्यवस्था, वो राज व्यवस्था कैसे काम करती है। तो राज व्यवस्था के लिए राज्य कैसे डेवलप हुआ समझ में आया। अब राज्य के बाद राज्य के अंदर बहुत सारे सिस्टम चल रहे हैं, जैसे लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है, मतलब संविधानवाद है। भाई ये संविधान वगैरह कैसे डेवलप हुए, ये आपने कई बार शब्द सुने होंगे। संघात्मक देश है ये, फेडरेशन है ये, एकात्मक देश है, हमारे देश के लिए अर्धसंघात्मक कहा जाता है। तो ये सब क्या होता है, मतलब इनको कैसे समझा जाए, और इनको हम डायग्रामेटिक फॉर्म में समझेंगे। तो इंडियन पॉलिटी, मैं लोकेश ढाका आपका स्वागत करता हूं इंडियन पॉलिटी की इस क्लास में। आई होप आप इंजॉय कर रहे हैं क्लास को, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको किसी को कोई डाउट बचे ही नहीं। मेरी ये कोशिश रहेगी, ये नहीं कि आपको डाउट आ जाए, यही कोशिश करके चलूंगा कि आपको पहले ही बिल्कुल शांति से आराम आराम से समझाया जाए, ताकि आपको डाउट ही ना आए। जो डाउट होंगे ऑलमोस्ट आपके क्लियर हो जाएंगे, फिर भी लास्ट में हम आराम से डाउट सेशन रखेंगे। 5-10 मिनट में आपको आराम से कोई डाउट होगा तो क्लियर करेंगे। इस लेक्चर से जुड़ी हुई जो पीडीएफ है, यदि आप वो चाहते हैं तो आप हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप पे होंगे वहीं पे आपको ये मिल जाएगी। अगर बात करें तो हमारी जो ऐप है, उस ऐप को आप डाउनलोड कीजिए, और उसके ऊपर फाउंडेशन कोर्स है एचसीएस के लिए। अगर आप चाहें तो उसे परचेज कर सकते हैं। और ये है एचसीएस प्रीलिम्स के लिए क्रैश कोर्स, और जिसमें हम मेन फोकस करेंगे अपना प्रीलिम्स को लेकर। तो उसको भी आप चाहें तो परचेज कर सकते हैं। बाकी इंक्वायरी के लिए आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, 9872124143। ठीक है, ये नंबर है, इसको कॉल करके आराम से आप हर चीज की जानकारी ले सकते हैं। कई बार क्या होता है, हमें कॉन्फिडेंस नहीं होता कि मैं कर सकता हूं या नहीं कर सकता। तो आपके सारे के सारे जो आपको डिमोरलाइजेशन हो रही है कि भाई कहीं ना कर पाऊं, तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप इस दुनिया के सबसे यूनिक इंसान हैं। जो आप कर सकते हैं इस दुनिया में कोई अलग नहीं कर सकता, ये ध्यान रखना है। तो अपनी इसी ताकत को पहचानते हुए एचसीएस आपके लिए, हाँ बिल्कुल, ऑफलाइन क्लासेस के लिए भी बैचेज हैं। अगर आप चाहें तो ऑफलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मान के चलो कि आप बहुत ही ज्यादा जबरदस्त इंसान है। इस दुनिया में भगवान ने आपको स्पेशली बनाया है, कहते हैं ना फुर्सत से बनाया है, तो फुर्सत से आपको ही बनाया है। ये चिंता नहीं लेनी है। अगर कुछ समझ में ना आए तो ये टेंशन कभी नहीं लेनी। कोई पढ़ा रहा है, कुछ समझा रहा है, कुछ भी बता रहा है, तो ये मान के चलना कि भाई समझाने वाले को दिक्कत हो सकती है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और याद रखने के लिए जब चिंता रखते हैं तो ज्यादा याद नहीं रहता। इसकी वजह चिंता नहीं लेंगे तो ज्यादा याद रहेगा। तो टेंशन नहीं लेनी है कि भाई याद रहेगा कि नहीं रहेगा। ठीक है, इस बात की टेंशन छोड़ो, आराम से पढ़ो। जब पढ़ के समझोगे, समझ के पढ़ोगे, तो धीरे 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 आपको अपने आप याद रहने लग जाएगा। तो इस बात का आपको आराम से टेंशन फ्री रहना है। ठीक है, अब बात आती है आज इस सेशन में हम क्या बात करने वाले हैं। देखो कल हमने कुछ बातें पढ़ी थी, तो उससे जुड़े हुए कुछ बेसिक से क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे। उसके बाद लोकतंत्र और संविधानवाद, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेसी एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, मतलब संविधानवाद, ये सब चीजें जो चल रही है, इसका एक सिस्टम सेटअप चेक करेंगे। इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी, जिसको रक्तहीन क्रांति भी कहते हैं, उसके बारे में समझेंगे क्या थी। अमेरिकन रेवोल्यूशन हुआ था, उसके बारे में थोड़ा सा बेसिक सा समझेंगे। उसके बाद फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789, उसके बारे में समझेंगे। उसके बाद शासन प्रणालियों के विभिन्न अंग हैं, जिसके अंतर्गत इंक्लूड है जैसे केंद्र राज्य संबंध होता है। जैसे मतलब एक एग्जांपल क्या है कि यदि हम देश बनाने लग जाए, मान लो आप देश बना रहे हैं, क्योंकि राष्ट्र निर्माता हैं आप, ऐसा मत मानना कि आपका देश के लिए कोई योगदान नहीं है। कहीं ना कहीं आप एक अच्छे नागरिक होकर भी राष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं, और कल को ऑफिसर बन जाएंगे तो अच्छे से निर्माण करेंगे। तो सीधा सीधा समझ के चलो कि शासन चलाने के लिए पहले शासन को डिसाइड करना पड़ता है। तो दुनिया में कई प्रकार के शासन है, जैसे कन्फेडरेशन होते हैं, फेडरेशन होते हैं, यूनिटरी होते हैं।
तो उनमें से जैसे आप एग्जाम्पल के लिए किसी किसी देश में एक ही सिस्टम होता है, एक ही जगह पर चलता है सिस्टम, किसी में 2 लेवल पे, किसी में हमारे देश में जैसे 3 लेवल पे सरकारें चल रही हैं, ऐसे ही किसी देश में राष्ट्रपति का नाम चलता रहता है, तो किसी देश में प्रधानमंत्री का क्या होता है वो समझेंगे। पहला क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर देने के लिए रेडी हो जाए। कल की क्लास जिसने ज्वाइन की थी, मैं उनसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप आंसर देंगे, तो जल्दी से अपने रेडी कर लीजिए अपने टेक्स्ट को। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक भारत संघ और उसके राज्य क्षेत्र का विस्तार है? फ्रॉम विच आर्टिकल टू विच आर्टिकल इज एक्सपेंशन ऑफ यूनियन एंड इट्स टेरिटरी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? कल हमने जो पढ़ा था, आई होप यस, बहुत अच्छे, वेरी नाइस। तो भारत संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र आर्टिकल 1 से 4 पता होगा आपको। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 तक जो प्रावधान दिए हुए हैं वे किसके लिए हैं? फॉर whom आर द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल्स 5 to 11 गिवन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? सिटीजनशिप, सिटीजन तो एक नागरिक के लिए है, सिटीजनशिप है, नागरिकता है, उसके प्रावधान दिए हुए हैं। वेरी नाइस, मतलब सच में ही बहुत इंटेलिजेंट बच्चों के सामने बैठा हूं मैं। ये मेरी खुशकिस्मती है कि आप जैसे होनहार बच्चे सामने बैठे हुए हैं, ये खटाक से आंसर देते हैं। वेरी नाइस। इसके बाद आती है, हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स वर प्रोवाइडेड इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? भारत के मूल संविधानों में कितने मूल अधिकारों का प्रावधान किया गया था? देखो, मतलब मैसेज की झड़ी लग जाती है, एकदम से क्वेश्चन बोलना नहीं कि आंसर फटाक से आंसर आ रहा है इसका मतलब। हाँ, अब देखो पूरा एडवांस बता देते हैं। क्या होता है जब कोई इंटरव्यू में देने जाता है ना, कई बार क्या होता है इंटरव्यूअर पूछता है कुछ, अब बच्चा सोचता है कि भाई क्या बताऊं इसको, आंसर बताऊं, तो बच्चे क्या करते हैं उसके साथ एक आधी बात और बताते हैं, तो एग्जामिनर समझ जाता है कि अच्छा इसको इस फील्ड में ज्यादा नॉलेज है, तो उसी फील्ड से क्वेश्चन पूछने शुरू कर देता है। तो एक बात समझ लें, मतलब ये अच्छी बात है कि आपको पता है, बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है, पर क्वेश्चन का आंसर केवल उतना दे जितना पूछा जाए। इंटरव्यू में आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। एक्स्ट्रा बातें वहीं करें जहां आपको बहुत ही ज्यादा नॉलेज है, ताकि कोई आपसे पूछे तो आप उसको आराम से हैंडल कर ले। यूपीएससी में, पीसीएस में जो इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू बोर्ड वाले यही चेक करते हैं कि आपने जितना पूछा क्या उतना ही जवाब दिया। तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी खुशी हुई सुन के कि आपको बहुत सारी बातें पढ़ी हैं, पढ़ के आए हैं आप, बहुत अच्छा लगा। और मेरी आदत है कि मैं पहले क्लास से पहले वे क्वेश्चन पूछता हूं जो पहले हमने पढ़े हुए हैं। विच कंट्रीज इन्फ्लुएंस ऑन द फंडामेंटल राइट्स इज रिफ्लेक्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? भारत के संविधान में मूल अधिकारों पर किस देश का प्रभाव दिखाई पड़ता है? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अमेरिका में 10 मूल अधिकार हैं, और हमारे देश में मूल अधिकार जब उस टाइम पे लिए गए थे तो 7 मूल अधिकार लिए गए थे। बहुत सारे बच्चे कहते हैं, या बहुत सारी जगह लिखा होता है कि भारत का जो संविधान है वो उधार का थैला है, भाई इसको बिल्कुल कॉपी मार दिया है, ऐसा का। तो ये बात आप समझ के चले कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे देश का जो संविधान है उसको हमने, सबसे बेसिकली बात क्या है कि उसको हमने अपने हिसाब से मॉडिफाई किया है, अपनी सिचुएशन के हिसाब से उसको चेंज किया है, उसके बाद हमने उसको अपने देश में लिया है। तो 10 मूल अधिकारों में से भी हमने कुछ लिए, कुछ नहीं लिए। तो देखा जैसी सिचुएशन, जैसे वहां पे एक अधिकार है हथियार रखने का अधिकार, आप हथियार रख सकते हैं। अब हमारे देश में हथियार दे दे तो पता लगा इंसान ने गोलगप्पे खा गोली मारी थी, गोलगप्पे वाले का भाई पैसे नहीं है देने के लिए, ये लेवल है। तो हथियार रखने का अधिकार अगर हम दे देते तो शायद तबाही मच जाती है हमारे देश में। तो ठीक किया संविधान सभा ने। इसके बाद बात आती है, अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का भाग नंबर 4 किससे संबंधित है? डीपीएसपी, वेरी नाइस। ये जो हसन अली सर हैं, ये, इनको शायद आवाज नहीं आ रही है क्योंकि इनका वो ऑफ होगा, तो अपना वो चेक कर लेना, वो क्या कहते हैं उसको, कॉल विया इंटरनेट, ये एक ऑप्शन मिलेगा आपको, कॉल विया इंटरनेट, इसको चेक कर लेना। शायद आपका ये माइक वगैरह नहीं है यहाँ पे। तो डीपीएसपी बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन है,
हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज वर प्रोवाइडेड इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के मूल संविधान में कितने मूल कर्तव्यों का प्रावधान किया गया था? यस ऑफ कोर्स 0। अपना कैमरा ऑफ रखें, मतलब आप सीधी सीधी बात है, पढ़ के आए अच्छे से। मीना मैम प्लीज अपना कैमरा ऑफ करें। इसके बाद आर्टिकल 51A, भारत के संविधान के आर्टिकल 51A का संबंध किससे है? फंडामेंटल ड्यूटीज। कॉल विया इंटरनेट टू इनेबल वॉइस, फंडामेंटल ड्यूटीज, बहुत अच्छे। भारत के राज्यों के लिए दिए गए प्रावधान संविधान के किस भाग में लिखित है? इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर द प्रोविजंस गिवन फॉर स्टेट ऑफ इंडिया? भारत के राज्यों के लिए कौन से प्रावधान दिए गए हैं, कहां लिखे हुए हैं? तो राज्यों के लिए प्रावधान कहां पर हैं, ये आपको पता होना चाहिए। 6 नंबर। विल द क्लासेस बी इन हिंदी प्राइमरीली? यस ऑफ कोर्स मैम, हिंदी में प्राइमरीली है, बाकी हम हर चीज बाइलिंगुअल आपको मिलेगी, कोशिश भी करेंगे कि आपको दिक्कत ना आए, ठीक है? ये फील नहीं होगी आपको? हाँ बिल्कुल बाइलिंगुअल है, ठीक है। अब देखो, भारत के संविधान से रिलेटेड कुछ बातें हमने समझ ली थी, तो उसको जल्दी जल्दी समझ लेते हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो नए हैं, आज कितने बच्चे नए हैं अपने पास? प्लीज एक बार हैंड रेज करेंगे, जिसने कल या परसों की कोई क्लास ज्वाइन नहीं की। बहुत अच्छे, ठीक है। कितने बच्चे ऐसे हैं, अभी ये प्लीज अपने हाथ नीचे करें। कितने बच्चे ऐसे हैं जो केवल इंग्लिश जानते हैं, हिंदी उनको बिल्कुल भी नहीं आती, मतलब सुननी भी पसंद नहीं करते हिंदी? ऐसा कोई है? ओके, कितने बच्चे ऐसे हैं, ये भी अपने हैंड लोअर करें। यस ऑफ कोर्स वी विल प्रोवाइड यू रिकॉर्डेड लेक्चर्स, आपको मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा, ठीक है। आप जितनी बार चाहें उसको रिवाइंड करके देख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। कितने बच्चे ऐसे हैं जिसको हरियाणवी आती है? अरे वाह, बहुत अच्छे। अब प्लीज लोअर योर हैंड्स। तो ये भी मतलब काफी मतलब कॉम्प्लेक्स क्लास, अपनी हर टाइप के बच्चे मिलते हैं। ओके, क्या नाम है भाई? एक बार प्लीज सभी से रिक्वेस्ट है कि अपने ये पंखे, आपके घर वगैरह सब देख लिया हमने, डोंट वरी, बहुत अच्छा है, ठीक है। जय हरियाणा। और प्लीज अपना कैमरा ऑफ करें, क्योंकि सभी को डिस्टरबेंस हो रही है, ठीक है। आराम से अपने आप को म्यूट रखें, जब आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आपको बोलने का मौका दिया जाएगा। यस ऑफ कोर्स, गैलेक्सी J7। और एक अपना नाम जो है वो अपना ही नाम रखें, मोबाइल का नाम ना रखें, ताकि हमें आपको बोलने में आसानी रहे, ठीक है। तो अब सीधी बात समझो भाई, जो इंसान पहली बार आए क्लास में उसके लिए भी, और जो पहले कर चुके हैं क्लास उसके लिए भी, सिंपल सा एक बात समझी थी हमने। देखो, पॉलिटी का मतलब है राज व्यवस्था, मतलब राज्य की व्यवस्था। अब राज्य की व्यवस्था को अगर समझा जाए तो राज्य की व्यवस्था में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है राज्य, मतलब देश। यहाँ पे राज्य का मतलब कंट्री है या देश है, ठीक है। अब बात आती है कि राज्य को बनाने के लिए, एक स्टेट को बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? तो एक देश बनाने के लिए पहली बात है फीलिंग चाहिए। जैसे आज के दिन आप देखेंगे भारत की जो मतलब फिलहाल सरकार है, वो हर चीज को एक करने में लगी हुई है। आप कुछ भी देखेंगे, एक राष्ट्र एक चुनाव, ठीक है।
एक राष्ट्र एक कार्ड, सब चीजें एक हो रही हैं। एक क्यों हो रही है? क्योंकि एक देश की पहली पहचान होती है, उनके अंदर सब चीजें एक जैसी ही पाई जाती हैं। इसीलिए हमारा देश जो है फिलहाल एक अच्छा राष्ट्र, साथ में एक कॉम्प्लेक्स चीजों को सिंपल करने में भरोसा रखता है बेसिकली। तो देश या राज्य बनाने के लिए 4 मेन तत्व चाहिए, 4 मेन एलिमेंट्स चाहिए। सबसे पहला जो एलिमेंट है उसको कहते हैं भाई, देश बनाने के लिए जमीन चाहिए, लैंड चाहिए। हवा में देश नहीं बना सकता, पहली बात। दूसरी बात, यस ऑफ कोर्स, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। भूभाग के बाद अगली जो चीज है उसको कहते हैं जनसंख्या। अब प्लीज समझें, कोई डाउट हो तो बाद में आराम से आपको, शेखर जी प्लीज अपना कैमरा ऑफ कर लो, और अगर आपको कोई डाउट रह जाएगा तो आराम से इसको डिस्कस करेंगे। अभी थोड़ा सा कोशिश करो कि कोई बहुत जरूरी बात नहीं है तो मैसेज ना करें, ठीक है। तो भूभाग पहली, दूसरा है पॉपुलेशन, जनसंख्या होगी। इसके बाद तीसरे नंबर पे जो चीज है भारत के किसी भी देश को बनाने के लिए, उसके लिए चाहिए सरकार। ये जो जनता है, जैसे बहुत शरारती तत्व टाइप की होती है, कभी कुछ करती रहती है, कोई किसी को मार रहा है, पीट रहा है, चोरी कर रहा है, तो सरकार जो है वो उसको कंट्रोल करने के लिए, जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए काम करती रहती है। इस सरकार के पास ताकत होती है निर्णय लेने की। गवर्नमेंट हैव अथॉरिटी टू मेक डिसीजंस, वो निर्णय ले सकती है, उसको कहते हैं सोवरनिटी, मतलब निर्णय लेने की शक्ति। हमारे देश का जो संविधान है, उस संविधान के 22 पार्ट्स हैं। उन 22 पार्ट्स के अंदर 395 आर्टिकल्स बताए गए हैं, मतलब 22 हिस्सों में उसको बनाया गया है। और उस 22 हिस्सों में से हर हिस्से के अंदर कुछ बातें बताई गई हैं। जो बातें हैं वो 395 है। उसी जैसे हिस्से का नाम रखा जमीन, तो उस जमीन से रिलेटेड ही बातें उसमें बताई गई हैं। कल हमने 6 भाग तक पढ़ लिया था, बेसिक साम समझ रहे हैं, अभी हम पढ़ नहीं रहे हैं इसको, हम आराम से शांति से बिल्कुल एक एक चैप्टर, एक एक मेन आर्टिकल्स, ये नहीं सभी की सभी तो नहीं पढ़ेंगे, पर मेन चीजें हर पढ़ेंगे, और आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हर चीज को क्लियर करके चलेंगे। तो अगर देश की बात करें तो भारत का जो संविधान है, जिसने बनाया वो थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, मतलब संविधान सभा थी हमारी, उसने संविधान लिखा। तो उन्होंने लिखा भाई, जब संविधान बना रहे थे तो बनाते वक्त उनको एक बात फील हुई कि अगर हम संविधान लिख रहे हैं तो संविधान में सबसे पहले क्या लिखा जाए। तो उन्होंने कहा भाई, देश को बनाने के लिए सबसे पहले जमीन चाहिए, तो जमीन को सबसे पहले लिखा हुआ है। तो भूभाग भारत के संविधान का भाग नंबर 1, ये है पहला, जिसका नाम है भारत संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, इंडियन यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, ठीक है, भारत संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। तो पहला जो भाग है वो है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। ये हमने कल भी देख लिया था, आज इसको समझ लेना क्योंकि ये संबंधित है लैंड से। फिर हमने क्या किया, इसके अंदर आर्टिकल हैं पहले 4, जो बताते हैं हमारे देश का नाम क्या है, वो जो देश है उसके अंदर कितने राज्य हैं, यूनियन टेरिटरी है, वो कहाँ पे लिखे हुए उनके नाम, भाई उसके अंदर अगर हमने कोई आकार वगैरह चेंज करना पड़ जाए तो हम कैसे कर सकते हैं, ये सब बातें इसके अंदर लिखी हुई है। तो आर्टिकल 1 से 4 का संबंध है भारत संघ और उसका राज्य क्षेत्र। इसके बाद आती है बात सेकंड की, तो भारत के संविधान में दूसरे नंबर पे भैया, देश को बनाने के लिए दूसरे नंबर पे पॉपुलेशन चाहिए। तो देश के लिए, देश के संविधान में पॉपुलेशन को दूसरे नंबर पर रखा गया है, कल हमने समझ लिया था। तो नागरिकता के प्रावधान 2 नंबर भाग में है, आर्टिकल नंबर 5 से 11 तक बताए गए हैं। इसके बाद जो हमारी पॉपुलेशन थी उसके लिए फिर हमने कुछ बताना था भाई। तो पॉपुलेशन को हमने कहा भाई, पहले तो पहचान कर ली कौन हमारी जनता है, जिसके पास नागरिकता वो हमारी जनता है। सिटीजनशिप, एनी पर्सन हु हैव द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, ही विल बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। सिंपल सी बात उसके अंदर रखी गई थी। तो तीसरे नंबर पे हमने बताया भाई, हम अपनी जनता को कुछ अधिकार देना चाहते हैं, देयर आर सम फंडामेंटल राइट्स जो हम अपने देश की जनता को देना चाहते हैं। कितने हैं, तो 7 होते थे जब देश बनाया गया 1950 में, बाद में उसमें से हमने 1 हटा दिया गया। आज के दिन हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, जिसके ऊपर इफेक्ट है यूएसए का। यहां तक जो हमने पढ़ा है, हर टाइप, हर वर्ड एक क्वेश्चन है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आर्टिकल 12 से 35 तक लिखे हुए हैं। इसके बाद एक प्रकार का अधिकार और हमने दिया हुआ है, लेकिन इन अधिकारों के लिए, फंडामेंटल राइट्स के लिए यदि हम चाहें तो हम कोर्ट में जा सकते हैं। अगर समानता का अधिकार है और समानता नहीं मिली तो हम कोर्ट में जाके समानता ले सकते हैं। लेकिन अगर
दूसरी ऐसी कुछ चीजें हैं जो मान सकते हैं कि हमारे देश की संविधान सभा की इच्छाएं रही होगी। वॉइस अनअवेलेबल, आवाज आ रही है भाई? एक बार प्लीज अपना चेक करें, किसी को हो सकता है उसके इंटरनेट वगैरह में इशू हो। ठीक है, ओके ओके। तो राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है, ऐसी चीज है जिसके लिए हम कोर्ट में नहीं जा सकते। मतलब इसके अंदर भाई अगर कोई महिला है जैसे प्रेग्नेंट होगी तो उसको मतलब जॉब कर रही है तो उसके लिए प्रेगनेंसी लीव दी जाए भाई। कोई बूढ़ा इंसान है तो उसको पेंशन दी जाए, कोई इंसान बीमार है तो उसका इलाज कराया जाए। हम कोशिश करते हैं कि उनको भाई सुविधाएं दे। जैसे मान लो अगर कोई इंसान जिसके पास वकील करने के पैसे नहीं हो तो उसको फ्री लीगल एड अवेलेबल की जाए। ऐसी चीजें हमारे देश के राज्य के नीति निर्देशक डीपीएसपी के अंदर लिखी हुई है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसके ऊपर इफेक्ट है आयरलैंड नाम के देश का। आर्टिकल 36 से 51 तक लिखे हुए हैं। ये भी पॉपुलेशन के लिए है। तो पॉपुलेशन से रिलेटेड हमने जो बातें बतानी थी वो दी बता। फिर हमने देश जब चलाया तो इंदिरा गांधी ने एक सरदार सवर्ण सिंह कमेटी बनाई थी। उसने रिकमेंड किया कि हमारे देश की जो जनता हो उसके लिए हमारे पास फंडामेंटल ड्यूटी होनी चाहिए। तो एक नया भाग हमने बाद में जोड़ा 4A, जिसका नाम था फंडामेंटल ड्यूटी, मतलब मौलिक कर्तव्य। कितने हैं? तो पहले थे जब देश बनाया तो एक भी नहीं था, बाद में 10 जोड़े गए, फिर एक और जोड़ा गया। आज के दिन 11 फंडामेंटल ड्यूटी हमारी, मतलब हमारा एक कर्तव्य बनता है देश का, देश के लिए। जब भाई अपने देश की चीजों का सम्मान करेंगे, भाई जो जितने भी अपने, जैसे मान लो अगर एग्जाम्पल के लिए ये पर्यावरण है, जीव जंतु हैं, इनका सम्मान करेंगे, इनके प्रति दया भाव रखेंगे, ऐसे टाइप के बेसिक से कर्तव्य हैं। हमारे देश को आजाद कराने के लिए जो नेशनल मूवमेंट्स हुए थे उनके अंदर जो मेन थॉट्स थी उनको अपने हृदय में संजोए रखेंगे। देश की एकता अखंडता को बनाए रखेंगे और कोशिश करेंगे कि हम अपने देश को आगे बढ़ाएं। महिलाओं के प्रति भाई अगर हीन सोच है तो उसको बदलेंगे। ऐसी चीजों को उसके अंदर मेंशन किया हुआ है। इसके बाद हमने 5वें नंबर पे बताया भाई सरकार देश को बनाने के लिए। तीसरे नंबर पे चाहिए गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट को हमने बताया भाग नंबर 5 में संघ द यूनियन, जिसका संबंध है आर्टिकल 52 से 151। सीधे सीधे क्वेश्चन है, आपसे पूछ सकता है कि इसमें वो सॉरी बाय मिस्टेक वो नहीं लिखा गया 4A फंडामेंटल ड्यूटीज। 6 नंबर जो भाग है उसका नाम है राज्य, मतलब राज्य के लिए जो जो भी हमने लिखना था। जैसे केंद्र सरकार में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, संसद, लोकसभा, राज्यसभा, सुप्रीम कोर्ट, कैग, ये सब इसमें हमने आर्टिकल 52 से 151 तक लिखा हुआ है। फिर राज्य जो है तो राज्य के लिए हमने आर्टिकल 152 से 237 तक जो ऊपर हमने यूनियन गवर्नमेंट में दिया था, केंद्र सरकार में दिया था, वो सब हमने स्टेट गवर्नमेंट के लिए, जैसे गवर्नर होता है, सीएम होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है, वे सब चीजें हमने ऊपर से, लोकसभा है, नीचे विधानसभा है, ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, नीचे हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। इस तरीके की चीजें हमने बेसिकली उसके अंदर दी हुई है। यहां तक की बात हमने ली थी समझ। भाग नंबर 7 जो है वो संविधान में नहीं है। इसके अंदर लिखा हुआ था बी टाइप ऑफ स्टेट, 6 प्रकार के राज्य। तो 6 प्रकार के राज्य हमने हमारे देश में जब भाषा के आधार पर देश बनाया गया तो भाग नंबर 7 को संविधान से हटा दिया गया था। पहले हमारे देश में 4 प्रकार के राज्य होते थे, ABCD। तो बी ए प्रकार के राज्य ए में लिखे थे वो बदल के हमने नाम रख दिया राज्य। 7 को रखा 6 प्रकार के राज्य, मतलब बी टाइप ऑफ स्टेट। इसके बाद भाग नंबर 8, भाग नंबर 8 में लिखी हुई है यूनियन टेरिटरी, यूटी। जैसे चंडीगढ़ एक यूनियन टेरिटरी है, दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है, ऐसे यूटी जो है हमारे देश में वो बनाई गई थी 1956 ईस्वी में। तो इसके लिए जो भी प्रावधान है, दिल्ली के लिए, अंडमान निकोबार के लिए, लक्षद्वीप के लिए, दादरा नगर हवेली, दमन दीव, इन सब के लिए जो रिकमेंडेशंस हैं, जो प्रावधान है, जैसा भी काम है, वो सब इसके अंदर आर्टिकल 239 से 242 तक बताया गया है। इसके लिए विधानसभा हो सकती है, जैसे दिल्ली के पास विधानसभा है, पुदुचेरी के पास विधानसभा है, अभी जो जम्मू कश्मीर बनाएगी उसके पास अपनी विधानसभा है। तो इस तरीके के रिकमेंडेशन जो इसके अंदर डाली हुई है। अब अगली बात आती है भाग नंबर 9। यहां से हम एक चीज को थोड़ा सा समझेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। भाग नंबर 9 जो है, पहले उसको थोड़ा सा लिख लेना क्योंकि ये लिखने में बहुत जरूरी है। फिर मैं उसको रब कर दूंगा क्योंकि यहाँ पे फिर काफी आगे जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लिख के रब करने वाला हूं, तो प्लीज इसको साथ साथ नोट डाउन कर लेना क्योंकि ये जरूरी है। यहां तक हमने समझ लिया था भाग नंबर 8 तक। भाग नंबर 9 जो था, संविधान में हमने 1 नवंबर 1956 को संविधान से रिपील कर दिया था, हमने हटा दिया था। फिर
1956 के बाद 1957 ईस्वी में भारत में एक कमेटी बनाएगी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। कमेटी का नाम था बलवंत राय मेहता कमेटी, BR मेहता कमेटी बनाएगी 1957 में, लगभग 1 साल बाद। क्योंकि भाई क्या था, जो जवाहरलाल नेहरू था वो काफी फॉलो करता था महात्मा गांधी जी को, और महात्मा गांधी जी कहते थे भारत जो है उसका दिल गांव में बसता है। तो जो हमारी जो बेसिक विलेजेस थे उसको एक फंडामेंटल माना गया था, हमारे देश का हार्ट माना गया था, हृदय माना गया था कहीं ना कहीं महात्मा गांधी के द्वारा। तो उसने सोचा कि हमारे देश की जो ग्राम पंचायतें हैं उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। इससे पहले भारत के संविधान में एक आर्टिकल था 40 नंबर, उसमें लिखा हुआ था कि हम ग्राम पंचायतों के गठन का प्रयास करेंगे। ये बहुत फेमस क्वेश्चन आता है कई बार। तो बलवंत राय मेहता जो कमेटी थी उसने अपनी रिकमेंडेशन दी, उसने कहा भाई देखो हम ग्राम पंचायतें हमें बनानी चाहिए, क्योंकि ग्राम पंचायतें हमारे देश की बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। तो ग्राम पंचायतों के लिए क्या करना चाहिए, हमें ग्राम पंचायतें बनानी है 3 टीयर, 3 स्तरीय ग्राम पंचायतें बनानी चाहिए। सबसे ऊपर होना चाहिए जिला परिषद, मतलब डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कह सकते हैं, जिला परिषद। इसके नीचे होना चाहिए ब्लॉक समिति, ब्लॉक कमेटी कह देते हैं, ब्लॉक समिति। और सबसे नीचे होना चाहिए ग्राम पंचायत। तो 3 लेवल इसके होने चाहिए, पहला क्वेश्चन। इसके बाद बात यह है कि तीनों के तीनों लेवल पे सरकार चलनी चाहिए, मतलब इलेक्शन होने चाहिए, गांव में सरपंच होना चाहिए, ब्लॉक समिति में उसका एक मेंबर होना चाहिए, और भाई जिला परिषद में जैसे अभी हाल ही में हरियाणा में होने वाले हैं, तो जिला परिषद के लेवल पे कुछ गांव का मिलकर एक जिला पार्षद बनता है, जिला पार्षद ऐसे कह देते हैं। तो ये 3 लेवल होने चाहिए, 5 साल में इलेक्शन होने चाहिए। ये बातें बलवंत राय मेहता ने अपनी रिकमेंडेशन में कही। अब जवाहरलाल नेहरू को समझ में आई भाई। तो जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी का हैप्पी बर्थडे होता है, तो 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को इन्होंने अपनी रिकमेंडेशन दी, लगभग 2 साल के बाद। तो इन्होंने 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी टू 2 अक्टूबर 1959 को इनकी रिकमेंडेशन को अप्लाई कर दिया भारत में। और अप्लाई करके क्या किया, अप्लाई करके उन्होंने चेंज कर दिया कि भाई पहला जो जिला था नागौर नाम का एक जिला था राजस्थान में, वहां पर 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को भारत की पहली ग्राम पंचायत का पूरा तीनों लेवल पे उसको लॉन्च कर दिया। ये इतना फेमस क्वेश्चन है, एग्जामों में पूछा जाता है, आपने कभी प्रैक्टिस सेट देखे होंगे तो उसमें भी देखा होगा। तो नागौर राजस्थान में ये पहली बार इसको अप्लाई किया गया। और फिर 11 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश नाम के राज्य ने भी अपने महबूब नगर नाम का एक जिला था वहां पे इसको लॉन्च कर दिया। तो पहला जो राज्य था भारत का जिसने, राजस्थान पहला जिला राज्य था जिसने भारत में ग्राम पंचायतों को लॉन्च किया गया था, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन कहते हैं। उसके बाद क्या हुआ, आंध्र प्रदेश ने लॉन्च किया। उसके बाद क्या हुआ भाई, जैसे जवाहरलाल नेहरू धीरे धीरे करके सभी राज्यों ने इसको अपना लिया। फिर उसके बाद 27 मई 1964 को जवाहरलाल नेहरू की डेथ हो गई। डेथ होने के बाद भाई ज्यादा किसी ने ज्यादा ध्यान दिया नहीं। तो उसके बाद फिर इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी, जैसे बीच में लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने, फिर इंदिरा गांधी बनी, फिर मोरारजी देसाई नाम का भारत का प्रधानमंत्री बना। तो इसने लगभग 20 साल बाद 1957 से 1977 में एक कमेटी फिर बनाई। इस कमेटी का नाम था अशोक मेहता कमेटी। जो टाइम था इंदिरा गांधी का, उस टाइम पे इलेक्शन वगैरह बंद हो गए थे, तो अशोक मेहता कमेटी ने भी कुछ रिकमेंडेशन दी। उसने कहा भी ये 4 साल का होना चाहिए, ठीक है, और ग्राम पंचायत नहीं होनी चाहिए, इस टाइप के लेवल चेंज करवाए गए। तो उस टाइप की बातें उसने बताई, जब हम पढ़ेंगे तो अच्छे से इसको समझेंगे। फिर उसके बाद भाई तब तक वो कुछ करता, तब तक उसकी सरकार गिर गई। फिर उसके बाद चौधरी चरण सिंह भारत के प्रधानमंत्री बने। फिर उसके बाद दोबारा से इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी, उसने भी कुछ नहीं किया। फिर भारत के प्रधानमंत्री बने जो राजीव गांधी थे, इंदिरा गांधी के लड़के, वो प्रधानमंत्री के पद पे आए। जब पद पे आए तो उन्होंने फिर इसके लिए थोड़ा फोकस सा किया। तो उन्होंने 2-3 कमेटी बनाई। एक कमेटी थी जैसे PK थुंगन कमेटी, ऐसे नाम हो सकता है आपको याद रह जाए। एक थी GVK राव कमेटी, और एक थी LM सिंघवी कमेटी। ये 3 कमेटी बनवाई गई थी। तीनों की तीनों कमेटी बनवाई गई थी किसके द्वारा, ये बनवाई गई थी राजीव गांधी के द्वारा।
तो जीवी के राव, फिर पी के थुंगन 1985 में बनी थी जीवी के राव, 86 में बनी थी पी के थुंगन, और 1989 में बनी थी एल एम सिंघवी। जब इनकी रिकमेंडेशन देखी तो राजीव गांधी ने इसको भारत में अप्लाई करने की सोची और उसने एक संविधान संशोधन पेश किया, पर वो पास नहीं हो पाया। फिर उसके बाद भारत में एक संविधान संशोधन पेश किया। इसके बाद अगली जो सरकार बनी, जैसे वीपी सिंह की सरकार बनी, उसने ज्यादा कुछ कोशिश नहीं की। उसके बाद चंद्रशेखर भारत का प्रधानमंत्री बना, फिर भारत का प्रधानमंत्री बना पीवी नरसिम्हा राव, उसने फिर फोकस किया और यहां से पूरा खेल बदला। एक संविधान संशोधन भारत के संविधान में ऐड किया जिसका नाम था 73वां संविधान संशोधन, आपने सुना होगा, 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992। और इस संविधान संशोधन के द्वारा भारत के संविधान में जो भाग नंबर 9 खाली पड़ा था उसको हमने दोबारा से खोल लिया। तो भाग नंबर 9 का नाम फिलहाल है पंचायती राज। आर्टिकल 243 की आर्टिकल था, तो 243 को ही लंबा किया, 243 से 243O तक इसके बातें बताएगी है। जब पढ़ेंगे तो एक एक को समझेंगे क्या क्या बताएगा, क्या एग्जाम में आता है, किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद फिर हम नेक्स्ट विधान संशोधन, इसको मैं रब कर रहा हूं, ये नाम आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। पिछली बार एचसीएस के एग्जाम में ये कमेटी के नाम आ गए थे डायरेक्ट कि बताओ कौन सी कमेटी थी, इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लिया गया था। थोड़ा सा आपको बेसिक आइडिया आ जाए कि संविधान कहाँ कहाँ क्या क्या लिखा हुआ है, एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, और जो हमने पहले देखे हुए हैं उस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि भाई एग्जाम में बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस कुछ पूछी नहीं है, बहुत बेसिक सा। पॉलिटी बहुत ही आसान सब्जेक्ट है और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग भी है क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी नई नई बातें समझ में आती रहती हैं। आज बहुत सारी बातें समझने वाले हैं। तो एक संविधान संशोधन किया 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992, उसमें भारत के संविधान में म्यूनिसिपलिटीज ऐड की गई। यस, 73वें संविधान संशोधन के बाद भारत में पंचायती राज लॉन्च किया गया। सबसे पहला राज्य था जिसने इसको फॉलो किया था वो था मध्य प्रदेश। तो 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान। और अगर बात आए तो यहाँ पे 93 में, मतलब 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था, ये ध्यान रखना। पंचायती राज दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल 1993 को लॉन्च हुआ था। 24 अप्रैल को सचिन तेंदुलकर भी पैदा हुआ था और 24 अप्रैल को भारत के संविधान में या भारत के इतिहास का सुप्रीम कोर्ट का सबसे बड़े केस का एक निर्णय आया था, जजमेंट आया था, केशवानंद भारती केस का नाम जब हम पढ़ेंगे तो समझेंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट केस है। 24 अप्रैल 1973 ईस्वी को सचिन तेंदुलकर पैदा हुआ था और 24 अप्रैल 1973 को ही केशवानंद भारती केस का फैसला सुनाया गया था। तो काफी फेमस चीजें हैं। तो 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस भी मनाया जाता है, इसीलिए क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो नगर पालिकाएं संविधान में ऐड की गई। उसके बाद एक संविधान संशोधन किया 97th कॉन्स्टिट्यूशन। ये भी याद करने की कोई जरूरत है नहीं, बेसिक सा है कि ये गवर्नमेंट से रिलेटेड था, तो गवर्नमेंट के बारे में हमने भाग नंबर 9B में भी बताया हुआ है, ये बाद में हमने ऐड किया था 2011 में। इसके बाद हमने क्या बताया भाई, जैसे हमारे देश में जो जनजातियां होती हैं उनके लिए कुछ हमने एरिया छोड़ा हुआ है। तो शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरिया जो है वो भाग नंबर 10 है संविधान का, आर्टिकल 244 है। जब इसको एक डायग्रामेटिक फॉर्म में इसको लिख लेना, जनरली आप देखेंगे एग्जाम में पहले 9 भाग तक सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, विद नेम आर्टिकल ज्यादा पूछे जाते हैं। इसके बाद के हैं तो 4-5 इंपोर्टेंट है जो पूछ ले जाते हैं, बाकी बहुत कम पूछे जाते हैं। भाग नंबर जो 11 है उसका नाम है सेंटर स्टेट रिलेशन, या यूनियन एंड स्टेट्स के बीच जो रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच रिश्ता कैसा है। शादी ब्याह वाला रिश्ता नहीं है, मतलब ताकत वाला के भाई ताकत आपस में कैसे बटेगी, वो सब इसके अंदर बताए गए हैं। तो संघ और राज्य संबंध जो है वो भाग नंबर 11 में है, कई बार एग्जाम में पूछ जाता है। फिर एक अधिकार था हमारा संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी, उसको हमने हटा दिया था मूल अधिकार से, उसको हमने इस आर्टिकल में डाला हुआ है, 300A नंबर आर्टिकल है। तो भाग नंबर 12 में हमने उसको ट्रांसफर किया हुआ है, जब हम पढ़ेंगे तो इसको समझेंगे। तो इसका नाम है वित्त संपत्ति संविदाय एवं वाद, फाइनेंस प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स। जो बेसिकली आपको मेन मेरा मोटो था बताने का वो यही था कि आपको वो जो 4 चीजें हमने पढ़ी हैं राज्य को बनाने के लिए उनको कैसे कनेक्ट करें और उसके बाद कैसे चीजों को समझें, वो कहानी आपने लगभग कल सुन ली थी, थोड़ी वो जो बची थी आज हमने कंप्लीट कर ली है। इसके बाद भाग नंबर मतलब 13 जो है, भारत के राज्य के अंदर जो आपस में राज्य है उनके अंदर कैसे व्यापार होता है वो बताया गया है। तो ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया वो बताया गया भाग नंबर 13 में। इसके बाद भाग नंबर 14 जो 14th पार्ट है वो
रिलेटेड है सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड द स्टेट्स। जो हमारी आईएएस की नौकरियां हैं, आईपीएस की नौकरियां, आप जो फिलहाल आप तैयारी कर रहे हैं, आप इस भाग में आते हैं। भाग नंबर 14 में आपके लिए एक स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एसपीएससी की स्थापना होती है। तो हरियाणा में हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन है। तो भाग नंबर 14 में इसके लिए बताया गया है। तो आर्टिकल 308 से 323 तक लिखा हुआ है। इसको जब पढ़ेंगे तो समझेंगे इसके अंदर क्या क्या है। ये नंबर 2-4 बार आप लिख के देखें कि किस नंबर के साथ क्या है, याद रहेगा। इसके बाद क्या होगा, फायदा ये रहेगा जब हम पढ़ेंगे तो जब नाम लिया जाएगा तो आपको आइडिया आएगा, अच्छा ऐसा हमने कुछ सुना हुआ है। दूसरी बात, जब हम संघात्मक देश पढ़ेंगे, परिसंघात्मक देश, तो आपको ये पता चल जाएगा कि हमारे देश का जो संविधान है उसके अंदर कैसे हमने ड्यूअल सिस्टम लिया, कैसे क्या हुआ, वो सब चीजें भी आपको अंदाजा आ जाएंगी। तो भाग नंबर 14 ए है अधिकरण ट्राइब्यूनल्स। एक नया वर्ड हो सकता है आपने सुना हो, ट्राइब्यूनल्स। देखो ट्राइब्यूनल्स क्या होता है। बेसिकली बात ये है कि भाई आप अंदाजा लगाओ, जैसे एक फौजी है, ठीक है। अब फौजी भाई नौकरी करता है, मान लो फौज की, और नौकरी के दौरान उसके दिमाग का माइंड सेट कैसा है, वो कैसा सोचता है, उसके सामने जब कोई मिलिटेंट आता है तो उसकी कैसे रिएक्शंस होते हैं, ये बात वही समझ सकता है जो एक फौजी रह चुका हो। तो बेसिक सा मतलब क्या है, एक चीज सिंपल सी सोचने की अगर रखें तो एक मतलब ये है कि अगर हम किसी ऐसे इंसान जिसकी एक पर्टिकुलर सिचुएशन है, उसने कोई क्राइम कर दिया, भाई मान लो फौज में उसने कोई क्राइम कर दिया, अब आप उसको एक जज के सामने ले आए, भाई ऐसे ने ऐसा क्राइम किया है, वो क्राइम उसने किया है नौकरी के दौरान, उसका माइंड सेट अलग था, सिचुएशन अलग थी, और उसको सजा दे रहा है ऐसा जज जिसने कभी आज तक फौज में जाके नहीं दिखा। उसको पता ही नहीं कि फौज का डिसिप्लिन क्या होता है, फौज के अंदर क्या सिचुएशन होती है क्या नहीं, ठीक है। तो भाई एक चीज, जैसे अब क्या हुई कि हमारे देश में एक चीज बनाएगी जिसको कहते हैं ट्राइब्यूनल्स। ट्राइब्यूनल्स के अंदर क्या होता है, एक तो जज होता है, बाकी उसी फील्ड के कुछ आदमी होते हैं। जैसे फौज के लिए तो अलग से कोर्ट होता है, उसको कहते हैं कोर्ट मार्शल नाम का एक कोर्ट होता है जो फौज में होता है। लेकिन मान लो अगर किसी इंसान को भाई अभी पर्यावरण के बारे में कोई बात चल रही है, अब जो जो जज है उसको पता ही नहीं भाई पर्यावरण के अंदर एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि उसने तो अपनी कानूनी किताबें पढ़ी हुई हैं। तो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल बनाया हुआ हमारे देश में 2010 में, इतना फेमस क्वेश्चन है। आदर्श कुमार गोयल आजकल उसके हेड हैं। उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर एक काम होता है कि भाई वो पर्यावरण के ऊपर फोकस करते हैं कि पर्यावरण में कोई कमी है। तो कुछ पर्यावरणविद होते हैं, स्पेशल इन्वायरमेंटलिस्ट होते हैं, वो एक जज होता है जो निर्णय लेते हैं। ऐसे ही बहुत सारी मामलों में, जैसे एक आईएएस ऑफिसर होता है, आप जब जॉब करेंगे, आप जॉब के दौरान बहुत सारे डिसीजन लेंगे। मान लो कोई दंगा हो गया, डीएसपी लगे हुए हैं आप, और आपने उसको कंट्रोल करने के लिए कोई एक्शन लेना तो पड़ेगा ऑब्वियसली। अब आपने कोई डिसीजन लिया कि मैं ये चीज करने वाला हूं या ये चीज होगी। अब आप एक बात सोचो कि अगर आपने वो चीज अप्लाई की और कुछ दिक्कत होगी वहां पे, तो फिर जिम्मेदारी तो आपकी बनेगी, लेकिन आपको कोर्ट के सामने नहीं ले जाएगा, आपको ले जाएंगे ट्राइब्यूनल के सामने। अगर आपने कोई क्राइम कर दिया, या आप मान के चलते हैं कि ये क्राइम आपसे हुआ है, या आपने जो डिसीजन लिया वो गलत था, तो उसके लिए ट्राइब्यूनल बैठता है, उसको आपको पूरी बात डिटेल में बतानी होती है। अगर किसी ने अटैक ऑफ 26/11 नाम की एक मूवी है, वो देखी हो, तो आपको पता होगा कि नाना पाटेकर जो है एक बड़ी सी ज्यूरी के सामने बैठा होता है, और उस ज्यूरी के सामने वो बैठ के पूरी कहानी बताता है कि क्या क्या हुआ, मेरे को क्या पता चला, मैंने क्या डिसीजन लिया। तो वे बताते हैं कि आपने जो डिसीजन लिया वो ठीक लिया है गलत लिया। तो भारत में 42वें संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में ट्राइब्यूनल्स नाम का एक नया भाग जोड़ा गया था। और ये भाग आर्टिकल इसी के साथ क्यों दिया हुआ है, क्योंकि इन सेवाओं के लिए ये ट्राइब्यूनल्स काम करते हैं मेनली। 17 प्रशासनिक, 17 एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स फिलहाल हमारे देश में काम कर रहे हैं। ये वर्ड आपने सुना होगा, नदियों का जब झगड़ा होता है, आपस में नदी के पानी का झगड़ा हो गया भाई, ठीक है। तो जब भी, हाँ, जब भी किसी नदी पानी का कोई झगड़ा होता है तो उस पानी के झगड़े के ऊपर भी ट्राइब्यूनल बनाए जाते हैं, ठीक है। वो ट्राइब्यूनल क्या करता है, उस पानी के झगड़े को सुलझाता है। क्योंकि एक बात सोचो, जज है जो, उसने केवल किताबें पढ़ी हुई कानून की, वो कानून की बातें तो बता सकता है, लेकिन ये नहीं बता सकता कि इस जो पानी है ये कितना पानी है और कितना एक राज्य को चाहिए, ठीक है। ये 8 MAF है या 7 MAF है कि 2 MAF, उसको नहीं पता। ये कौन बताएगा, जो उस लेवल के उस चीजों के जानकार हैं, कितना क्यूसिक पानी है, कितना चाहिए एक सिटी के लिए, कितना अवेलेबल होना चाहिए, या इतने में काम चल जाता है। तो वे बातें बताई जाती हैं। तो नदियों के झगड़ों में ट्राइब्यूनल्स काम करते हैं। आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा
इसके बाद भाई ये इंपॉर्टेंट भाग है, स्टार लगा के याद कर लेना, निर्वाचन भाग नंबर 15 है संविधान का, जिसके अंदर इलेक्शन बताए गए हैं, इलेक्शन कमीशन वगैरह। तो आर्टिकल 324 से 329A तक ये लिखा हुआ है, कई बार बाकायदा विद नेम पूछ जाता है। तो इलेक्शंस के बारे में समझेंगे, हमारे देश में इलेक्शन कैसे होते हैं और कैसे कैसे काम चलते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो भाग नंबर 16, अनुसूचित जातियां, जनजातियां, पिछड़े वर्ग जो हैं उनके लिए हमारे देश के, और आंगल समुदाय जो एंग्लो इंडियन होते हैं। एंग्लो इंडियन कौन होते हैं भाई? अगर कोई अंग्रेज था जैसे हमारे देश में आया और उसने कोई भारत की कोई लड़की पसंद आ गई और उसने उसकी शादी कर ली, तो उन दोनों के जो बच्चे होते हैं उनको एंग्लो इंडियन कहते हैं। ऐसे ही अगर कोई भारत का इंसान जिसने किसी अंग्रेजन के साथ शादी कर ली हो, बेसिकली मतलब इंग्लैंड की होनी चाहिए, मेन बात ये है, तो उसके बच्चे भी एंग्लो इंडियन कहते थे। तो इनको जो एंगल भारतीय समुदाय होता है, एंग्लो इंडियन होते हैं, इनके लिए भारत के जो बेसिकली भारत की संसद वगैरह है, विधानसभा है, उनके लिए सीटें होती थी। अभी 104वां संविधान संशोधन किया है भारत के संविधान में, उसमें हमने ये इनको सीटें ही बंद कर दिया अगली बार से, कि अगली बार से एंग्लो इंडियन के लिए कोई सीट हमारे देश की संविधान मतलब संसद के अंदर नहीं मिलेगी। इसके बाद भाग नंबर 17 है, तो राजभाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज, हमारी जो राजभाषा है वो हिंदी है, भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। आर्टिकल 343 से 351 इनमें से क्वेश्चन पूछ लेते हैं विद आर्टिकल्स। इसके बाद भाग नंबर 18 का नाम है इमरजेंसी। भाई देश में इमरजेंसी आ जाए तो क्या होता है, तो वे प्रोविजंस हैं, भाग नंबर 18 विद नेम पूछ लिया जाता है, किस आर्टिकल में किस भाग में हमने इमरजेंसी के प्रावधान लिखे हुए हैं। आर्टिकल 352 से 60 सुना भी होगा अगर आपने पॉलिटी पढ़ी है, तो 352, 56, 60 ये 3 मेन मतलब आर्टिकल्स हैं जो हमारे देश में इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपात, नेशनल इमरजेंसी है, एक आपात। दूसरा आपात होता है हमारे देश में राज्य में आपात लगता, मतलब राष्ट्रपति शासन कह देते हैं, प्रेसिडेंट रूल कहते हैं। और थर्ड होता है फाइनेंशियल इमरजेंसी, मतलब वित्तीय आपात, जब देश में पैसा खत्म हो जाए तो उसके टाइम पे लगता है। इसके बाद भाग नंबर 19 है मिसलिनियस, मतलब भाई क्या होता है, देखो संविधान सभा लिख रही थी बहुत कुछ, लिखते लिखते कई बात ऐसी होगी कि लिखी नहीं, भूल गए, तो उनको हमने यहाँ पे लिखा, यहाँ पे ऐड कर दिया। भाई ये चीजें कुछ ऐसी हैं जो मतलब कई सारी चीजों में से, जैसे राष्ट्रपति के बारे में कुछ बताना था वहां भूल गए, तो हमने यहाँ पे राष्ट्रपति के बारे में कुछ बातें बताई हुई हैं। ऐसे ही कई चीजें इसके अंदर बताई गई, तो कुछ बातें ऐसी मानते हैं कि भाई कहीं ना कहीं वो पीछे रह गई थी, तो उनको हमने यहाँ पे ऐड किया। इसके बाद संविधान का जो संशोधन है, स्टार ला के लिख लेना, संविधान का संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है भारत के संविधान में, वो आर्टिकल एक ही है 368। समझेंगे कैसे होता है, पहले हम पढ़ने से पहले इन बेसिक टर्म्स को क्लियर करके ही शुरू करेंगे, ताकि आपके दिमाग में अगर कुछ भी शब्द आ रहा है तो आपको पहले ही पता चल जाए वो क्या है, उसका मेन मतलब क्या है, वो किस चीज से रिलेटेड है और कैसे आपको याद रखेंगे। इसके बाद है भाग नंबर 21 जो थे टेम्परेरी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस, अस्थायी संक्रमण कालीन एवं विशेष उपबंध। इसमें एक आर्टिकल होता था 370, ठीक है। तो टेम्परेरी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस है, अस्थायी संक्रमण कालीन एवं विशेष उपबंध, ये भाग है भाग नंबर 21। इसके अंदर होता था 370 जो जम्मू कश्मीर के लिए था, कई बार आते धारा 370, तो ये धारा 370 जो है वो इसी से रिलेटेड है। इसके बाद भाग नंबर 22 संक्षिप्त नाम प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ एवं निरसन, मतलब कुछ बातें हमने जब संविधान लिखा तो उसके बाद कुछ बातें हमने रिपील कर दी थी कि ये बातें आज के बाद नहीं चलेंगी, क्योंकि अब संविधान जो हमने कंप्लीट कर लिया, तो ये बातें केवल संविधान सभा के टाइम की थी, अब इनको खत्म कर रहे हैं। और उनके बारे में कुछ बातें बताई हैं आर्टिकल 393 से 395 तक। ये था भारत के संविधान का बेसिक आप एक ओवरव्यू था। अब बात यह आती है कि हमारे दुनिया में जो हम पढ़ रहे हैं वो मेन मोटो क्या है, तो हम जो पढ़ रहे हैं वो है राज्य की व्यवस्था, मतलब सिस्टम ऑफ ए स्टेट। यहां तक किसी को कोई डाउट हो, कुछ समझ में ना आया हो तो पूछ सकते हैं, बाकी मैं मान के चल रहा हूं कि मैंने कोई ऐसी रॉकेट साइंस बताई नहीं है। फिर भी अगर किसी को डाउट हो तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। ओके, तो राज्य की जो व्यवस्था है, हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है, देखो हम बात करते हैं स्टार्टिंग से, हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो डेवलप हुआ है धीरे धीरे। तो राज्य की व्यवस्था, तो राज्य का तो हमने देख लिया, सबसे पहले राज्य
बनने के लिए क्या चाहिए, तो राज्य के लिए एलिमेंट्स, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर नेसेसरी फॉर ए स्टेट। उसके बाद राज्य की शुरुआत क्यों हुई, एक बात अपने आप में क्वेश्चन है भाई, थोड़ा सा इसको भी समझेंगे। इसके बाद हम सोच सकते हैं राज्य की परिभाषा हमने समझ ली थी। इसके बाद राज्य के अंदर धीरे धीरे डेवलपमेंट कैसे आया, आज के दिन किसी देश में लोकतंत्र, तो पहले राजतंत्र होता था, तो ये सिस्टम जो है, व्यवस्थाएं हैं, वे कैसे डेवलप हुई। तो दुनिया में संविधान कैसे आए, तो संविधानवाद का डेवलपमेंट कैसे हुआ, साथ में संविधान के साथ लोकतंत्र मतलब डेमोक्रेसी कैसे आई, तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, साथ में डेमोक्रेसी, ये दुनिया में कैसे आई, इनके बेसिक फंडामेंटल्स को समझेंगे। इसके बाद जैसे अब संविधान है, तो संविधानवाद के अंदर हमें एक बात पता चलेगी, संविधान कितने प्रकार के होते हैं, आज तो नहीं लेकिन समझेंगे संविधान के कितने प्रकार होते हैं। कोई कहता है लिखित संविधान है, कोई कहता है लिखित संविधान क्या होते हैं। लिखित संविधान, मैं एक बेसिक सी बात बताता हूँ, लिखित और अलिखित संविधान दोनों ही लिखे होते हैं। बस बात यह है कि कोई टाइम के साथ डेवलप हुआ है, तो कोई संविधान सभा ने लिखा है, जो संविधान सभा ने लिखा वो लिखित है, जो संविधान सभा ने नहीं लिखा, टाइम के हिसाब से डेवलप हुआ, वो अलिखित संविधान कहलाता है। लेकिन लिखे हुए हैं, अपना लिखा लिखा याद नहीं हो रहा है, बिना लिखे कैसे याद रखेंगे। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे पूछते हैं, सर एक बात तो, ये जो संविधान है ये बिना लिखे कैसे याद रखते हैं। बिना लिखे याद नहीं रहता भाई, अपना लिखा लिखा याद नहीं हो रहा है, तो सोचो कैसे बिना लिखे याद रखेंगे। तो संविधान वगैरह के बारे में समझेंगे। तो राज्य की व्यवस्था देखो, राज्य की शुरुआत क्यों हुई। देखो पहले इंसान रहते होंगे थोड़े, खाना पीना रहता होगा ज्यादा भाई। अब इंसान जो था एक सामाजिक प्राणी है, एक दूसरे की सुरक्षा के लिए एक दूसरे के साथ रहता था। अब क्या हुआ कि भाई खाने के ऊपर झगड़ा नहीं था, जो पॉपुलेशन कम थी, जो पब्लिक थी, वो अपना खाना खाती थी। भाई एक पेड़ खड़ा है, दो इंसान खड़े हैं, एक कह रहा है ये मेरा पेड़ है, ना भाई आप भी खा लेना मैं भी खा लूंगा, दोनों आप पेट भर जा, क्यों झगड़ा कर रहे हैं। लेकिन झगड़ा कहाँ है, जहाँ लड्डू दो है खाने वाले चार हैं, तो झगड़ा तो वहां है ना भाई। वही बात है, चाहे चूरा हो जाओ पर देंगे नहीं किसी दी। तो वो झगड़ा जो है खाने के ऊपर, उस टाइम पे तो खाने पे झगड़ा था, अब तो हजार चीजों पे झगड़े शुरू हो गए हैं। तो एक बात सिंपल सी क्या हुई कि भाई हमारे देश में या दुनिया के किसी भी जगह पे जहां पर दुनिया में इंसान पहले शुरू हुए, स्टार्टिंग हुई, पहले खाने पे झगड़ा नहीं था। फिर धीरे धीरे पॉपुलेशन आ गई इधर, मतलब पॉपुलेशन होगी ज्यादा और सुविधाएं रहेगी कम। अब उस पे झगड़ा, जैसे एक जोहड़ है, पीने वाले कई हजार आदमी हैं, अब उसको अगर अनलिमिटेड यूज करेंगे तो बर्बाद कर देंगे। तो फिर उनमें से क्या किया, किसी ने ताकतवर से इंसान ने, कमजोर ने नहीं, ताकतवर से इंसान ने कहा कि भाई एक लठले खड़ा होगा ना दिखा है, ये पानी जब पीना जब मैं कहूंगा, ऐसे नहीं कि आप जा रहे हैं और ले रहे हैं, नहीं। तो एक सिस्टम डेवलप किया गया कि भाई बंटवारा करना है हर चीज का, जो भी चीज होगी सब में बटेगी, ठीक है। अब बंटवारा करना शुरू किया, तो राजा को अथॉरिटी दे दी, भाई तेरा काम है बंटवारा करना, तेरा बांटना है। राजा क्या करता, अपने रिश्तेदार ज्यादा दे देता भाई, और आदि कम देता, सुविधा उसके पास होती थी, अपने आप मौज लेता। तो पब्लिक ने पता नहीं होता था भाई कि मतलब किस तरीके से क्या सिस्टम कर रहा है ये, वो मान के चलते थे। क्योंकि जो मतलब ये मान के चलो, जो पादरी हैं या पंडित हैं, उनको एक बात समझा देते थे, पादरी पंडित क्या देते थे, भाई देखो राजा को कितना राजा बना रहना है, तो एक बात समझ ले सिंपल सी, कि हम जनता को कहेंगे कि यो इंसान ना हमारे जैसा इंसान नहीं है, ये इंसान भगवान ने भेजा है, भगवान की छाया है। अब सोचो अगर कोई इंसान भगवान की छाया है तो फिर उसकी कितनी कदर होती है। तो राजा को भगवान के समान दर्जा दिया था। राजा शाम को सुबह उठता था ना, उठ के पब्लिक दर्शन देखने आए थे, भगवान ने देखा मैं बचा गया, तो भगवान किले में रहता था। अब राजा कुछ कहता नहीं था, क्योंकि उसको पता है अगर अगर आपने कुछ कह दिया कि भाई मैं ऐसा भगवान भगवान नहीं हूं, मैं तो तुम्हारे जैसा ही हूं, तो एक बात मान के चलो कि पब्लिक अगले दिन उठा बैठ फेंक देगी, भाई जब हम क्यों नहीं बैठ सकते यहाँ पे। तो एक बात समझो सीधी सिंपल सी, कि जो राजा होते थे, जो सिस्टम होता था, वो क्यों खराब हो गया, क्योंकि उन्होंने बेईमानी की, कहीं ना कहीं अपने लिए ज्यादा सुविधाएं पैदा की, दूसरों के लिए नहीं की। इसके बाद बहुत सारे इंसान ऐसे हुए भाई जो बंटवारा कर रहे थे, मतलब किसी के लिए कुछ दे रहे थे, किसी के लिए कम दे रहे थे, किसी के लिए ज्यादा दे रहे थे। फिर उनका जो कानून बनाने का सिस्टम होता था वो भी काफी खराब था, क्योंकि एक ही इंसान सब कुछ बनाएगा भाई। जैसे एक गांव में डॉक्टर होता है, जोड़ा छाप डॉक्टर कह देते हैं, सही मजाक में, वो सब कुछ सारी दवाई दे देते हैं। लेकिन हम कर रहे हैं स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क, हम आज के दिन स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क कर रहे हैं। कैसे स्पेशलाइजेशन,
पहले क्या होता था, एक काम, एक ही फील्ड के सारे काम एक ही आदमी कर लेता। जैसे डॉक्टर है तो एक ही डॉक्टर पूरे शरीर की दवा दे देता था। फिर हमने कहा भाई नहीं, ऐसे ठीक नहीं है, वी हैव टू स्पेशलाइज ए पर्सन इन आ फील्ड। हमें एक फील्ड में एक ही इंसान को स्पेशलाइज करना है। तो एक डॉक्टर है जो हार्ट का स्पेशलिस्ट है, सारी जिंदगी दिल देखा उसने, उसका उसका भी आज तक समझ में नहीं आया दिल टूटा कर कुकर, ठीक है। तो ऐसे ही दूसरी जो चीज है कि भाई एक डॉक्टर है जिसने ईएनटी स्पेशलिस्ट कह देते हैं, तो उसने सारी जिंदगी नाक कान और गले देखे हैं, ठीक है। तो ईएनटी स्पेशल, ईयर नोज थ्रोट, ठीक है, ऐसे टाइप के डॉक्टर आ गए। तो एक दिक्कत है, आपको उसी स्पेशलिस्ट से दिखाओ। ऐसे ही भाई पहले वकील होते थे, एक ही वकील सब कुछ करता था, अभी वकील भी स्पेशलाइज्ड हो गए हैं भाई। एक वकील है जो तलाक ही कराता है भाई, डाइवोर्स करवाना है आधी रात ना करा दें, क्यों? क्योंकि उसका काम ही है डाइवोर्स कराना। शादी करानी है मिनटा में करा दें भाई, तो काम है, क्योंकि शादी करानी ही उसने सीखी है। तो अब राजा अकेला राजा कानून भी बनावे है, कानून लागू भी करे है, और कानून की न्याय भी कर दे। खड़ा बैठा जो भी बात हुई बता दी भाई, आधी ना सुनी किसी की ना सुनी। कोई उच्च जाति का आ गया, उसने कोई क्राइम कर रखा तो फ्री में छोड़ दिया। अब ये जो, जब ये चीजें आने लगी ना, तो पब्लिक को गुस्सा आने लगा, तो धीरे 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 करके चीजें बदलनी शुरू हुई। फिर लोकतंत्र आया दुनिया में, कैसे आया वो सब चीजें समझेंगे। तो संविधान वगैरह ये चीजें डेवलप हुई। तो लोकतंत्र और संविधानवाद का जो ऐतिहासिक विकास है, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है, पहले उसको देख लेते थोड़ा हिंदी में, कैसे कैसे क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ। देखो, जो लोकतंत्र है और संविधानवाद को सामान्यतः भाई ये मानते हैं कि जैसे ये सब चीजें डेवलप हुई है अभी, लेकिन अगर आप पिछले समय को देखेंगे, ग्रीस नाम का जो देश होता था, ठीक है, यूनान नाम का जो देश था, उस यूनान के अंदर भी हमें देखने को मिलता है कि जो संविधान है, या संविधान की बजाय डेमोक्रेसी देखने को मिलती है। मतलब डायरेक्ट लोकतंत्र देखने को वहां पे कुछ आदमी होते थे जिसको फ्री मैन कहते थे, स्वतंत्र जन कहते थे, जो एक साथ बैठकर महत्वपूर्ण निर्णय लेते थे। अब डायरेक्टली हम कानून बना रहे हैं, तो लोकतंत्र का आजकल प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहा जाता है। ऐसा लोकतंत्र था जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहा जा सकता है। महिलाएं और दास इनको अधिकार नहीं होते थे। बाकी जो लगभग 20 साल के लड़के, मान के चलो 20 साल के लड़के के बाद जो भी लड़का होता था पूरी सोसाइटी में, वे सब के सब डिसीजन मेकिंग में अपनी पूरी पार्टिसिपेशन करते थे। फिर कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है, उसके अंदर कुछ सैद्धांतिक स्थापनाएं की गई हैं। वे ऐसी मानी जाती हैं कि हमारे देश में पुराने समय पे एक संविधान का एक रूप हो सकता था, कहीं ना कहीं एक इशारा था कि ऐसा संविधान हो सकता है जिसके अंदर राजा को अलग अलग व्यवस्थाएं बताई गई थी। हम जिस लोकतंत्र और संविधानवाद की आज बात करने वाले हैं, वो डेवलप हुआ है हाल ही में, कुछ घटनाएं घटी हैं। वो घटनाएं कब घटी हैं? तो 17वीं और 18वीं शताब्दी में कुछ घटनाएं घटी हैं। उन घटनाओं से ही लोकतंत्र और संविधानवाद का ऐतिहासिक विकास हुआ है। जैसे इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति थी, रक्तहीन क्रांति। पहला शब्द हमारे लिए है क्रांति, एक वर्ड है क्रांति, और दूसरा शब्द है गौरवपूर्ण या रक्तहीन। दूसरा हमारे लिए शब्द है अमेरिकी क्रांति, अमेरिकन रेवोल्यूशन। इसको समझेंगे, अमेरिकन रेवोल्यूशन क्या है, कैसे काम करता है, कैसे नहीं, वो सब चीजें इसके अंदर देखेंगे। और फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई थी। तो ये तीनों के तीनों ऐतिहासिक विकास में काफी बड़ा रोल प्ले किया। ये मान लो कि ये माइलस्टोन रहे हैं हमारे सोसाइटी को या दुनिया को संविधानवाद, या अगर बात करी जाए तो लोकतंत्र को आगे बढ़ाने में। अगर इंग्लिश में इसको देखेंगे तो ये है डेमोक्रेसी एंड द कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म आर कॉमनली एसोसिएटेड विद द मॉडर्न टाइम्स। हम मानते हैं वही बात, इसको इंग्लिश में मैंने ट्रांसलेट करके लिखा हुआ है ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि सभा समिति जो संस्थाएं होती थी वो एक तरीके से सभी निर्णय लेती थी। भाई जितने बूढ़े आदमी होते थे, उसके जो मतलब कबीला होता था, उसके जितने बूढ़े आदमी होते थे वे सब बैठ के निर्णय लेते थे, इस टाइप का। तो ग्लोरियस रेवोल्यूशन है, अमेरिकन रेवोल्यूशन है, वे सब इसके अंदर काउंट के। देखो अब ये एक फोटो है, इसकी ये फोटो है वहां का यूनान की उस समय की जो संसद रही होगी, कैसा क्या माहौल रहा होगा। ये इंसान है, ये खड़ा खड़ा उनको सबको संबोधित कर रहा है। तो ये एक चित्र आप देख सकते हैं, यूनान के समय का चित्र माना जाता है, अभी ये बाद में बनाया गया है। अब बात करते हैं इंग्लैंड की ग्लोरियस रेवोल्यूशन क्या थी। पहला जो शब्द हमारे सामने वो है रेवोल्यूशन। क्या होता है? देखो, रेवोल्यूशन, दो शब्द आपको सुनने मिलेंगे। एक शब्द है रेवोल्यूशन, मतलब क्रांति। शब्द पे ध्यान देना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट शब्द है क्रांति। और दूसरा जो शब्द है, शब्द का नाम है एवोल्यूशन। ये भी आपने सुना होगा।
एवोल्यूशन का मतलब होता है कर्मिक विकास। तो लगभग दोनों एक दूसरे के एंटोनिम्स है, मतलब विपरीतार्थक शब्द हैं। क्या है? पहला शब्द है रेवोल्यूशन। देखो रेवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, जैसे एक सिस्टम है, ये है प्रेसिडेंट, इस प्रेसिडेंट के नीचे प्राइम मिनिस्टर है, उसके नीचे पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं, अब काम कर रहे हैं सब। जनता को क्या हुआ, गुस्सा आ गया भाई, इनने कोई डिसीजन लिया या फिर कोई घटना घटी जिससे जनता नाराज हो गई, और जनता ने नाराज होके क्या किया, इस के खिलाफ एक क्रांति कर दी। मतलब शाम को, दिन में, एक दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में, महीने में, 2 महीने में, जो भी टाइम लिया, इस सिस्टम को बंद कर दिया भाई, कि हमें ये सिस्टम चाहिए नहीं, हमें प्रेसिडेंट चाहिए नहीं, हमें तो और कोई पद चाहिए जो यहाँ पे काम करे। मान लो हम इसको प्रेसिडेंट की बजाय हम प्रधानमंत्री सबसे ऊपर चाहिए, या फिर राज्य का ही सिस्टम चाहिए हमें दोबारा से। तो अगर क्या किया जाए, रेवोल्यूशन का मतलब है यदि एक सिस्टम को बंद करके ऑन द स्पॉट दूसरा सिस्टम चलाया जाए, उसको कहते हैं रेवोल्यूशन। तो दुनिया में जहां भी शब्द आपको मिल जाए क्रांति, इसका मतलब उस टाइम पे एक पर्टिकुलर चीज को बंद किया गया और दूसरी पर्टिकुलर चीज को ऑन द स्पॉट लॉन्च किया गया, वो कहलाई क्रांति। अब सोचो, आप जाएं किसी बड़े से इंसान के पास, कोई पद है, राजा है, उसके पास गए, राजा जी हम आपको, मतलब देखते हैं ना, आपको गुस्सा आता हमें, आप ये पद छोड़ दो, परिवर्तन कह सकते हैं बिल्कुल। तो अब आप जाके कह रहे राजा से भाई ये पद छोड़ दो, क्यों? क्योंकि आपको हम ठीक नहीं मानते, आप ठीक नहीं बैठे यहाँ पे। अब आप सोच के देखो कि क्या राजा आपको एकदम से पद छोड़ देगा? इंग्लैंड में जब ऐसा हुआ तो इंग्लैंड के अंदर 1688 ईस्वी में एक क्रांति हुई थी। हाँ बिल्कुल, पीडीएफ मिलेगी सर, बिल्कुल लिखा लिखा A to Z चीजें आपको मिलेगी, डोंट वरी, टेंशन मत लो कि भाई कहीं रह जाए, रहने वाला नहीं है, ठीक है। तो इंग्लैंड की जो गौरवपूर्ण क्रांति है वो क्या थी? गौरवपूर्ण का मतलब भाई ऐसी क्रांति, देखो हमारा देश क्या है, जब हमारे देश में एटीएम में आदमी जाते हैं नोट बदलवाने, बैंकों की लाइन में खड़े होते हैं 27-28 आदमी, तो बैंक का गिलाइना मर जाए। तो आप अंदाजा लगाओ, जब देश के प्रधानमंत्री को या देश के राजा को आप हटा रहे हैं और बिना खून, एक बूंद खून तक ना गिरे और आप उसको हटा दें, उसको कहते हैं गौरवपूर्ण या रक्तहीन। देखो शब्द है रक्तहीन, मतलब ब्लडलेस। ये जो क्रांति थी ये ब्लडलेस क्रांति थी, दुनिया की सबसे फेमस क्रांति मानी जाती थी। एक राजा होता था जेम्स सेकंड, ठीक है, वो जेम्स सेकंड नाम का जो राजा था, उस राजा की एक लड़की होती थी मैरी, ठीक है, उसका एक पति होता था विलियम। अब बात क्या था, झगड़ा झगड़ा ये था कि वहां पे मेन तो धर्म था भाई, जैसे एक धर्म है ईसाई धर्म, तो ईसाई धर्म की दो ब्रांचेस होती है, एक होती है कैथोलिक, एक होते प्रोटेस्टेंट। तो जो कैथोलिक धर्म था उसको मानता था वो राजा जेम्स सेकंड, और उसकी जो लड़की थी वो मानती थी प्रोटेस्टेंट को। तो वहां पे पहले प्रोटेस्टेंट का ही शासन चल रहा था। तो उनको लगा भाई कि हम, उसका जो राजा था, वो राजा का एक लड़का पैदा होगा, पहले उसके पास केवल 2 लड़कियां थी उसकी। तो भाई जनता ने भाई ये सोचा कि अगर ये राजा का लड़का राजा बन गया तो इसका मतलब क्लियर कट है कि भाई आगे पता नहीं कितने सालों तक ही कैथोलिक हमारे ऊपर राज करेंगे। तो उन्होंने क्या किया था, इसके ऊपर आक्रमण कर दिया था। तो राजा बिना लड़ाई के चुपचाप देश छोड़ के चला गया था, मतलब भाग गया था एक तरीके से लगा लो। तो कोई लड़ाई हुई नहीं जिसकी वजह से खून बहा नहीं। तो इसीलिए क्रांति संपन्न हुई और दुनिया में एक नया सिस्टम इन्होंने लॉन्च किया, राजतंत्र को बंद किया और संसदीय राजतंत्र लागू कर दिया इन्होंने। तो ये अपने आप में बहुत फेमस क्रांति है, स्टार ला के लिख लेना। इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई, बहुत ज्यादा बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। दूसरी जो चीज है अमेरिकन रेवोल्यूशन, तो यहाँ पे भी क्रांति हुई है, पूरा सिस्टम इंग्लैंड का था वो बदल के नया सिस्टम लॉन्च किया गया। फ्रेंच रेवोल्यूशन है, वो भी क्या है कि वहां पे भी पूरा सिस्टम बदल के, राजाओं को बदल के, वहां पे बुरबो नाम का एक वंश होता था, लुई, जैसे राजाओं के नाम तक नहीं मिलते थे उनको, ठीक है। सोचो बच्चे का नाम लिख रहे हैं तो लुई पहला, उसके बाद दूसरा पैदा होता दूसरा, तो ऐसा राजा था लुई 16वां, लुई 17वां, लुई 18वां, ऐसे राजा हैं। तो वे राजा थे, उनके सिस्टम को बंद करके और नया सिस्टम लॉन्च किया गया था। हालांकि बाद में थोड़ा टाइम सक्सेस भी नहीं हुआ, फिर नेपोलियन ने भी दोबारा से अपना आप राजा बना दिया था नेपोलियन को। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन भी काफी फेमस मानी जाती है, 1789 से 1799 ईस्वी तक हुई थी, 10 साल चली थी क्रांति। तो जो 10 साल तक सिस्टम डेवलप करने में लगा दिया।
तो लोकतंत्र और संविधानवाद के मामले में ये तीन चीजें, अमेरिका ने दुनिया पहला संविधान लिखा था तो इसीलिए संविधानवाद के अंदर इसका काफी बड़ा रोल माना जाता है। इंग्लैंड के अंदर एक सिस्टम चेंज किया गया था, दुनिया में लोकतंत्र की एक तरीके से नींव रखी गई थी। और फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी काफी चीजें, भाई समानता के अधिकार होने चाहिए, सब बराबर होने चाहिए, एक दूसरे के साथ भाईचारा होना चाहिए, इस टाइप की बातें इसके अंदर कही गई थी। अंडरस्टूड? तो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। अब दूसरी चीज होती है एवोल्यूशन। भाई एवोल्यूशन का मतलब देखो, ये प्राइम मिनिस्टर से या प्रेसिडेंट से सीधे राजा पा गए मान लो, या राजा से सीधे प्रेसिडेंट पे चले गए। अगर ये क्या करते कि राजा था, उसने सिस्टम चलाया हुआ था, फिर उसने एक एक पद बदला, भाई कभी 2 4 10 साल के बाद कुछ बदल दिया, फिर कुछ बदल दिया, धीरे धीरे 100 200 500 सालों के बाद ये सिस्टम चेंज हुआ, तो उसको कहते हैं एवोल्यूशन। मतलब क्रम से विकास हुआ धीरे धीरे। जैसे मानव है, पहले कहते भी मानव बंदर की एक प्रजाति होती थी, फिर धीरे धीरे वो चेंज होता गया, आज के दिन कैसा मानव का रूप है, पूरा सिस्टम जो है वो बदला हुआ है। तो एवोल्यूशन जो है वो ह्यूमन एवोल्यूशन हुआ, मतलब समय के अनुसार बदला है। ऐसे ही आपने देखा होगा, जैसे 1G होता है, 2G होता है, 3G होता है, 4G होता है, तो 4G के सामने लिखा हुआ है LTE, लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन। तो इस टाइप के वर्ड आपने सुने में आए होंगे, ये सब चीजें भी कनेक्ट आप कर सकते हैं एवोल्यूशन शब्द से। तो ये हमने देखा यहाँ की वो थी। अब इंग्लैंड की जो गौरवपूर्ण क्रांति थी, थोड़ी समझ में आ गई होगी। तो राजा जेम्स सेकंड को पद से हटाकर उनकी बेटी थी मैरी और उनके पति विलियम को राजगद्दी सौंपी गई थी। इस क्रांति से इंग्लैंड में राजतंत्र समाप्त हो गया था और संवैधानिक राजतंत्र की शुरू हुई प्रणाली। इसीलिए इसको खून नहीं बहा, इसीलिए तो गौरवपूर्ण क्रांति कहते हैं। और ये आपसे पूछ सकता है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क, क्या पूछ सकते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क। 1 सेकेंड भी, ये कुछ ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क जो है वो लॉन्च हुआ था कहां पर? इंग्लैंड के अंदर। ये क्वेश्चन है, आपसे याद रखना आपको, ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क यार संवैधानिक राजतंत्र, ये वर्ड बहुत फेमस है कि संविधान भी और राजा भी है, दोनों के दोनों है। लेकिन अब राजा जो है वो नाम मात्र का है, ज्यादा कुछ उसके पास अथॉरिटी है नहीं। तो ये इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति है। आपको इसका टाइम याद रखना है, कब से कब तक हुई थी और उसके बाद क्या क्या घटनाएं घटी, थोड़ा बहुत आपको आइडिया लग गया होगा। तो किंग जेम्स सेकंड को हटा के उसकी जो लड़की थी मैरी और उसके पति विलियम, ये दोनों के दोनों अलग धर्म को मानते थे, इसीलिए मेन झगड़ा था। फिर इन्होंने भी थोड़ा सा सिस्टम चेंज किया, तो संविधान को ज्यादा, जैसे जेम्स जो सेकंड था वो ज्यादा कोशिश कर रहा था कि मेरे को ज्यादा अथॉरिटी मिले इसकी बजाय कि किसी और को मिले। ठीक है। 1776 ईस्वी में अमेरिकन रेवोल्यूशन हुआ था, अमेरिकी क्रांति हुई थी। एक लंबे समय के बाद अमेरिका जो था ब्रिटेन के द्वारा कब्जा किया था। जैसे अगर नॉर्थ अमेरिका में आप जाएंगे तो ये है नॉर्थ अमेरिका, यहाँ पे एक देश पड़ता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसकी खोज आपने सुनी होगी क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी। तो क्रिस्टोफर कोलंबस ने जब ये सिस्टम मतलब देखा यहाँ पे, तो उन्होंने देखा भी खाली जमीन पड़ी हुई है, तो यहाँ पे उन्होंने इंसानों को भेज दिया था कि भाई आप जाके आराम से वहां पे रहो। तो ये भी अंग्रेज थे, गोरे थे, वो भी गोरे थे। तो अमेरिकन रेवोल्यूशन में क्या हुआ कि भाई इन्होंने बहुत सारे टैक्सेस लगा दिए थे। उनमें से एक टैक्स था चाय का टैक्स, उसके ऊपर झगड़ा हुआ था। तो ये देखो आप देख पा रहे हो, ये जो चित्र है साइड में, इसमें बहुत सारी चाय को जमीन में मतलब पानी के अंदर फेंका जा रहा है। तो जो घटना घटी थी वो ये थी, बोस्टन टी पार्टी नाम की घटना घटी थी, जिसमें चाय के भरे जहाज को पानी में फेंक दिया था बोस्टन नाम के शहर में। यहाँ पे एक शहर पड़ता है बोस्टन, ठीक है। तो बोस्टन नाम के शहर में एक चाय का जहाज खड़ा था पूरा भरा, उसको पानी में फेंक दिया था, जिसकी वजह से ये क्रांति हुई थी। बाद में फिर मतलब फ्रांस ने भी इसका साथ दिया था और आजाद करवा दिया था। तो एक लंबे समय के बाद अमेरिका ब्रिटेन से स्वतंत्र हुआ था, उसने संविधानवाद और लोकतंत्र को स्वीकार किया। तो 13 राज्यों ने मिलकर सहमति से निर्मित अमेरिकी संविधान को लागू किया 1789 ईस्वी में, जो अपने प्रकार का पहला लिखित संविधान था। तो घटनाएं सिंपल सी थी भाई के वहां पे टैक्स बढ़ा दिया गया था, तो पब्लिक को ये पसंद नहीं था कि आप टैक्स बढ़ाएं। तो उनने कहा भी टैक्स हटाओ। तो उन्होंने कहा भाई ये टैक्स नहीं हटेंगे। तो टैक्स को हटवाने के लिए उन्होंने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी। फिर
फ्रांस जो था उसको भी भाई, फ्रांस से कनाडा नाम का देश जो है ना, ये इसके ऊपर ये है कनाडा, ये है यूएसए, ठीक है। तो कनाडा पे कब्जा होता था फ्रांस का। तो फ्रांस को इस बात के गुस्सा था कि कनाडा को छीन लिया था इंग्लैंड ने। तो फ्रांस ने अपने बदले को लेने के लिए अमेरिका को आजाद कराया था। उन्होंने पहले कहा भी देखो, अगर आप अपने आप को घोषित कर देना कि हम एक स्वतंत्र देश हैं, तो हम आपकी हेल्प करेंगे। तो अब हेल्प करेंगे इस बात को कहने के बाद भाई इन्होंने भी कहा भी ठीक है, अगर हेल्प करोगे तो हम इस बात की घोषणा कर देते। तो 4 जुलाई 1776 ईस्वी को अमेरिका ने, एक शहर है वहां पे फिलाडेल्फिया, वहां पर जो आपने जॉर्ज वाशिंगटन नाम का एक आदमी होता था, वाशिंगटन जो डीसी शहर है अमेरिका की राजधानी, वो उसी के नाम पे है। मेन इंसान वही था इस क्रांति का। तो उसने घोषणा की थी कि हम आज से स्वतंत्र देश। आज भी 4 जुलाई को ही अमेरिका अपना स्वतंत्रता दिवस, इंडिपेंडेंस डे मनाता, आज भी सेलिब्रेट करता है। तो 4 जुलाई 1776 को उन्होंने घोषणा की। घोषणा के बाद लड़ाई शुरू हुई 1776 ईस्वी से 1783 ईस्वी तक, 1783 तक लड़ाई चलती रही। इस 7 साल की लड़ाई के बाद अमेरिका आजाद हुआ। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया गया, ये बताओ अमेरिका अंतिम तौर पर आजाद कब हुआ? तो अमेरिका अंतिम तौर पर आजाद कब हुआ था? 1783 में पेरिस का समझौता हुआ था, 3 सितंबर 1783 ईस्वी को। जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो समझेंगे, वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर ये सेक्शन आता है। थोड़ा सा आइडिया आपको लग जाए संविधान वगैरह का, लोकतंत्र का, तो उसके लिए मेनली ये टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। तो फिर इन्होंने कहा भी ये जो 13 राज्य थे, यहाँ पे 13 राज्य थे अमेरिकी राज्य, उन्होंने कहा भी एक देश बना लेते हैं, ऐसा करते हैं एक देश को क्रिएट कर लेते हैं। अगर देश को बनाएंगे तो एक बात समझ गए चलो कि हमें चीजों को धीरे धीरे डेवलप करना पड़ेगा, लेकिन हमें ऐसा डर है कि कहीं हमारे साथ कोई भाई प्रॉब्लम क्रिएट ना कर दे। तो हमें एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है। अगर कल को हम अलग होना चाहे तो अलग हो सके, इस बात के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया था। इसीलिए कहते हैं 13 राज्य इकट्ठे हुए थे। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिस देश के साथ यूनाइटेड लिखा जाए ना, इसका मतलब वो देश कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से बना हुआ देश। कॉन्ट्रैक्ट है कोई, उसके बाद उन्होंने एक दूसरे को मतलब एक साथ इकट्ठे हुए। जैसे आपने देखा हुआ है यूएसए, ऐसे एक देश है यूके। तो राजा थे अलग अलग, भाई इंग्लैंड का राजा था, स्कॉटलैंड का राजा था, आयरलैंड का राजा था। उन्होंने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था। तो यूनाइटेड किंगडम का मतलब राजाओं की सत्ता एक होगी कॉन्ट्रैक्ट के बाद। ऐसे ही भाई यूएई है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यहाँ पे भी 7 अमीरात हैं जिन्होंने मिलकर एक देश बनाया था। तो यूनाइटेड अरब एमिरेट जो है वो भी एक कॉन्ट्रैक्ट का ही कारण माना जाता है। और पूछा था भाई ये बताओ यूएई है जो, वो कितने अमीरातों का समूह है? तो 7 अमीरातों का समूह है। आफ्टर ए लॉन्ग टाइम द यूएस बिकम इंडिपेंडेंट ऑफ ब्रिटेन एंड एक्सेप्टेड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड डेमोक्रेसी। अब इसने क्या किया, दुनिया का पहला लिखित संविधान था जो अमेरिका ने लिखा था, इसको लागू किया गया था 1789 1789 ईस्वी में। इसको लागू किया गया था 13 राज्यों के कॉन्ट्रैक्ट के या उसकी मंजूरी के साथ। ठीक है, क्रांति पढ़ेंगे तो आप हिस्ट्री में उसको और डिटेल में समझेंगे, थोड़ा सा आपको बेसिक आइडिया आ जाए, क्योंकि एग्जाम में थोड़ा सा क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। इसके बाद आती है फ्रेंच रेवोल्यूशन। देखो फ्रांसीसी क्रांति जो थी, उस क्रांति ने भी भारत में या दुनिया में लोकतंत्र के सिस्टम को, संविधानवाद को आगे बढ़ाने में मदद की। तो अमेरिकी क्रांति में, क्योंकि आपको पता है कि अमेरिका में क्रांति जब हुई तो फ्रांस ने ही मदद की थी। तो अमेरिकी क्रांति से ही प्रभावित होकर फ्रांस के जो मिडिल क्लास थी ना, उनको टैक्स बहुत देना पड़ता था। और राजा था लुई 16वां उस टाइम पे, लुई 16। तो लुई 16 नाम का जो राजा था, वो राजा मतलब पब्लिक को, जो मध्यम वर्ग था, वो टैक्स देता था। और देश के पास पैसा था नहीं, क्योंकि बहुत सारी लड़ाइयां हो चुकी थी, कहीं कनाडा, भाई कनाडा भी छीन लिया था मेरे इंग्लैंड ने। तो जब लड़ाइयों में बहुत चीजें जब छिन गई थी, तो फ्रांस ने एक चीज सोची कि भाई अब अपने देश को कैसे चलाया जाए, क्योंकि टैक्स तो है नहीं, पैसा तो है नहीं। तो उन्होंने क्या किया, जैसे ये देश है अगर फ्रांस, तो फ्रांस की 3 क्लासेज होती थी। एक क्लास थी जैसे सबसे ऊपर होती थी भाई कुलीन वर्ग होता था, राजा पादरी वगैरह होते थे। तो एक होते थे पादरी, एक होते थे कुलीन वर्ग, मतलब जो राजा और उसके रिश्तेदार थे, और एक थी मिडिल क्लास। तो ये 3 क्लासेज होती थी अलग अलग। इनको एक टैक्स देना पड़ता था, टेले नाम का एक टैक्स था। काफी फेमस क्वेश्चन आता है, टेले, टेले ले ले। तो टेले नाम का एक टैक्स था जो देते थे फ्रांस की जनता। इस टैक्स से छुटकारा पाने के लिए लड़ाई हुई थी, क्योंकि ये चाहते थे मिडिल क्लास वाले कि सबको देना हो, लेकिन टैक्स देते थे केवल मिडिल क्लास वाले। और देश भाई पहले युद्ध हार रहा था, तो पैसा था नहीं। तो लुई 16वें ने ज्यादा उनको
समझा नहीं भाई, मतलब उसने भी उन्हीं का साथ ज्यादा दिया, कुलीन वर्ग का, और मतलब जो राजा के पादरी वगैरह थे, क्योंकि उनसे डर लगता था उसको भी कहीं तेरी राजगद्दी ना चली जाए। तो इन सब चीजों की वजह से लड़ाई शुरू हुई, और लड़ाई चली थी लगभग 1789 से 1799, 1789 से 1799 तक लड़ाई हुई। बेसिकली क्रांति हुई, इसके अंदर भी बहुत सारे सेक्शंस आपको पढ़ेंगे। फिर एक इंसान था नेपोलियन, उसने आगे पूरा सिस्टम संभाल लिया था। राजा से शुरू हो गए, दोबारा से फिर राजा पे आ गए थे। फिर थोड़े टाइम के बाद फिर दोबारा से फ्रांस में सिस्टम चेंज करके संविधान वगैरह लागू किए गए। तो फ्रांस के राजा के खिलाफ क्रांति की। फ्रांस के तात्कालिक राजा लुई 16वां ने जन आंदोलन को ठीक से समझ नहीं सका। उसने जनता के स्थान पर कुलीन वर्ग और पुरोहित वर्ग को महत्व दिया। फलस्वरूप 1789 से 1793 ईस्वी तक आंदोलन के दौरान राजतंत्र और कुलीन वर्ग के शासन को उखाड़ फेंका गया और जनता की प्रभुसत्ता की घोषणा कर दी। तो काफी फेमस क्रांति मानी जाती है। इसका जो मेन मोटो था वो था स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। हमारे देश का जो प्रियम्बल कल हमने समझा था थोड़ा सा, उस प्रियम्बल में ये तीनों शब्द हमने लिए हुए हैं। क्वेश्चन आता है कि बताओ कि इक्वेलिटी, भाई फ्रीडम एंड फ्रेटर्निटी, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता नाम के जो वर्ड है वो हमने किस देश से लिए हुए हैं? तो वो हमने लिए हुए फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रांस की क्रांति से। तो इम्प्रेस्ड बाय द अमेरिकन रेवोल्यूशन, द मिडिल क्लास ऑफ फ्रांस revolted against the king of France with the slogan of liberty, equality and fraternity। देखो ये रहा स्लोगन ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। इस टाइप की चीज आपको समझने में मिलेंगी। फिर यहाँ पे एक आदमी होता था, ठीक है, उस आदमी ने एक चीज लगाई थी, गिलोटिन। देखो ये गिलोटिन है। गिलोटिन क्या होती है? वो नहीं होती जैसे एक इंसान को लेटा देते हैं और फिर ऊपर से एक फरसासा गिरता है, फिर इंसान को गला कट जाता है, उसको कहते हैं गिलोटिन। ठीक है, तो यहाँ पे इस फ्रांस की क्रांति में काफी फेमस हो गई थी, क्योंकि हजारों इंसानों को रोज गिलोटिन के मतलब द्वारा मारा जाता था। अगर कोई भी इंसान खिलाफ बोल जाता था तो उसको ऐसे मार देता था। तो काफी फेमस हो गई थी गिलोटिन। क्वेश्चन आता है, गिलोटिन भी काफी फेमस है। वो मूवी है ना फंटूज, कि उसमें कहते हैं भाई ऐसे लिटा देते दोनों को, कि बताओ अब मतलब कि अब क्या होने वाला है, क्या हमारी आखिरी इच्छा पूछी जाए? नो, आखिरी इच्छा नहीं पूछी जाती, यहाँ पे पानी पिलाया जाता ताकि गला आराम से कट जाए। ठीक है, तो वो चीज है। तो ये गिलोटिन काफी फेमस हो गई थी फ्रेंच रेवोल्यूशन में। ये भी काफी आपको सुनने में मिलेगी। भारत का जो बजट होता है उस बजट के अंदर भी ये वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, गिलोटिन। ठीक है, ये जो शासन की प्रणालियों के विभिन्न प्रकार हैं ये हम कल ही समझेंगे, क्योंकि अभी मेरे को लग नहीं रहा कि हम इसको अच्छे से कंप्लीट कर पाएंगे। ज्यादा लंबी क्लास आई थिंक ठीक नहीं रहेगी, क्योंकि आप बोर हो जाएंगे। यहां तक ही समझते, क्योंकि इसका है कम से कम एक क्लास ये खुद ही ले लेगा। ठीक है, पहले मेरे को एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतने टाइम में ही कंप्लीट हो जाएगी। तो यहां तक काज कंप्लीट करते हैं, इसके बाद का जो थोड़ा सा बचता है इसको हम कल देखेंगे, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा बेसिक बातें हैं और एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो आपको इन सब चीजों को समझना जरूरी है। तो इसको हम कल शांति से आराम से डिस्कस करेंगे। अब आप सभी की मतलब जैसे कहते हैं ना भाई, तो आप सभी के लिए जो डाउट लाइन है वो खुली हुई है। आप कोई भी डाउट पूछना चाहें पूछ सकते हैं। कोई समझ में ना आया हो, दोबारा बताना हो तो पूछिए। I am waiting for your messages. Please message or raise your hand. I will unmute you. ओके, तो क्या मैं आपको समझा पाया? कुछ बेसिक सी बातें हैं, ज्यादा कुछ रॉकेट साइंस इसमें है नहीं। बहुत बेसिक सी बात है भाई। एक बेसिक नीड से चीज शुरू होती है, फिर उसके अंदर अलग अलग मूवमेंट्स आते हैं तो चीजें बदल जाती हैं। ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं? ऐसा तो नहीं होना चाहिए, कुछ तो डाउट आना चाहिए। इसको रिवाइज करने के लिए कहां से पढ़ें? फैबुलस, थैंक यू। इसको रिवाइज करने के लिए फिलहाल तो आपको ये पीडीएफ ही मिलेगी। उसके बाद आप कहीं से भी, जैसे क्यों यूज किया जाता है? अरे वाह, देखो मतलब एक साथ ही तभी आ जाते हैं। सर ये तो बता दो पहले क्यों यूज किया जाता है। चलो बता देता हूँ। जब हमारे देश में बजट पास होता है तो बजट पास करने में बहुत सारी बातें ऐसी होती है जो डिस्कस हो जाती हैं, बहुत सारी बातें ऐसी जो डिस्कस नहीं हो पाती। जो बातें बच जाती हैं उनको अब टाइम होता है एक लिमिटेड के, भाई फरवरी से मई तक ही आपको बजट पास करना है। और अगर पास नहीं हुआ तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए क्या करते हैं,
जो बातें बच गई, बहुत सारे संशोधन होते हैं उसके अंदर, चेंज करना चाहते हैं भाई ये खर्चा ज्यादा है कम है, उसके ऊपर डिस्कस होता है। तो अगर डिस्कस पूरा ना हो तो उसको गिलोटिन पे कहते हैं, मतलब सबको एक साथ पास कर देते हैं, तो उसको गिलोटिन कह देते हैं भाई, गिलोटिन पे इसको रख के समाप्त कर दिया, ऐसे टाइप के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये मैनेजमेंट से पूछ के मैं बता सकता हूं, या फिर आपको मैसेज मिल जाएगा। बुक्स की मेरे हिसाब से अगर आप क्लास लेंगे तो आई होप कि मेरे को आपको जरूरत नहीं पड़ने वाली। ठीक है, बाकी जो पीसीएस का जो सिलेबस है उसके लिए आपको मेरे हिसाब से लक्ष्मीकांत पढ़ने की कोई जरूरत है नहीं। जितना मैं पढ़ाऊंगा मोर देन सफिशियंट रहेगा, मतलब जरूरत से भी ज्यादा मान लो, आपको आराम से समझ में आएगी बात, दिक्कत भी नहीं आएगी। और रही बात आपको पढ़ के देखना है तो आप वैसे मतलब इंटरनेट पे भी सर्च कर सकते हैं, या अगर बुक चाहिए तो जब आप कोर्स लेंगे तो आपको बुक बाईलिंगुअल आपको मिलेंगे, आपके घर पे पहुंच जाएंगी, तो आप आराम से उससे पढ़ सकते हैं। हाँ, कल की पीडीएफ आपको ग्रुप में मिल जाएगी, अगर नहीं भी है तो एक बार दोबारा से रीसेंड करवा दूंगा मैं। ठीक है, कोई बोलना चाहे तो बोल सकता है, अगर किसी को हैंड रेज करना है तो आप हाथ उठाइए, आई विल अनम्यूट यू। एक टेक्स्ट होता था टेले, टेले नाम का एक टेक्स्ट था, ऐसे याद रखने के लिए मैं बोलता रहता हूँ टेले ले ले, तो उसे याद रह जाता है टेले। तो टेले नाम का एक टेक्स्ट था जो देना होता था, मिडिल क्लास देती थी मेनली, इसीलिए सारा झगड़ा था उस टेक्स्ट को देने। बाकी जो थे वो मना करते थे हम टैक्स नहीं देंगे, उस टैक्स के ऊपर ही हाँ करवा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। यस ऑफ कोर्स, बाकी सब्जेक्ट की क्लासेस भी लगेंगी, पहले ये पॉलिटी कंप्लीट करेंगे उसके बाद बाकी सब्जेक्ट की क्लास भी लेंगे। एक जोक सुना रहा था मैं पहले, वो एक बार वो सुना देता हूँ। एक बार एक टीचर होता है, रीजनिंग पढ़ा रहा होता है। ठीक है, पढ़ाते पढ़ाते वो पूछता है कि भाई जैसे मेरी पत्नी को, जैसे मान लो मेरी पत्नी को सजना संवरना पसंद है, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए, और ऐसे ही बताया उसकी हाइट 5 फीट 7 इंच है, तो ये बताओ मेरी उम्र कितनी है। अब एक बात सोचो कि ये क्वेश्चन सुना बच्चों ने कि क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन था डाटा सफिशिएंसी का, कि अगर ऐसा कुछ निकालना हो तो क्या डाटा सफिशिएंट है, तो डाटा तो सफिशिएंट नहीं है। लेकिन टीचर ने क्वेश्चन पूछ लिया कि नाम बताओ मेरा क्या है। तो अब बच्चे थे, बैठे रहे, एक लड़के ने हाथ उठाया, सर। तो बोले हाँ भाई बताओ। बोला सर आपकी उम्र 40 साल है, सॉरी, मतलब मेरा मेरा मतलब आप मेरी उम्र क्या है, तो उसने कहा आपकी उम्र 40 साल है। तो उसने दिमाग लगाया, इतना सही आंसर कैसे दे दिया, तो उसने कहा अरे तुम्हें कैसे पता कि मेरा आंसर मतलब मेरी उम्र 40 साल है, कैसे पता चला। तो वो लड़का थोड़ी देर तक सोचता रहा, बोला सर हमारे पड़ोस में एक लड़का है, वो 20 साल का है और वो आधा पागल है, तो आप अंदाजा लगा लो कि आप 40 साल के कैसे हुए। हाँ भाई, और कोई डाउट किसी को। रिकॉर्डेड क्लास कब मिलेगी, ये पूछना पड़ेगा भाई, व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाएगी, क्योंकि व्हाट्सएप पे बहुत लंबी वीडियो आती नहीं है। इस आपको ऐप में मिलेंगी रिकॉर्डेड क्लासेस, व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं मिलेगी। इन रेवोल्यूशन का इफेक्ट इंडिया पे बिल्कुल था भाई, 110% था। जैसे देखो क्या था, फ्रांस की जो क्रांति थी, नेपोलियन था। अब नेपोलियन जब इंग्लैंड में था, मतलब फ्रांस में था 1799 ईस्वी के आसपास, ठीक है, वो राजा बना 1804 चूर में। अब क्या हुआ कि उस टाइम पे अंग्रेज हमारे ऊपर राज कर रहे थे, और नेपोलियन ने पूरे यूरोप में तहलका मचा रखा था, उस पर कब्जा किया हुआ था। तो भारत का एक राजा होता था जिसका नाम था टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान के रिश्ते थे नेपोलियन के साथ, मतलब शादी वाले नहीं, वैसे दोस्ती के रिश्ते थे। तो भाई अब क्या हुआ कि जो अंग्रेज थे उन्होंने पता चलेगा कि भाई इनके तो संबंध है, तो इसीलिए उन्होंने 1799 ईस्वी में टीपू सुल्तान को मार दिया था। फोर्थ जो एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था, एक कारण ये था, और दूसरा जो आदमी था जिसने मतलब सहायक संधि प्रणाली चलाई थी पॉलिटिकल के लिए, देखो अगर आप यूपीएससी या प्रीलिम्स के लिए पीसीएस के लिए फॉलो कर रहे हैं तो एम लक्ष्मीकांत एक अच्छी किताब है, बहुत ही अच्छी किताब है, हर चीज को बिल्कुल डिटेल में बताया गया है, वो हो सकती है, आप पढ़ सकते हैं।
बाकी मेरा ऐसा मानना कि अगर आप कोर्स लेंगे तो आपको किसी बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम सब चीजें आपको कंपाइल करके देंगे। साथ में आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं एक अच्छी नॉलेज के लिए। मैं कोशिश करूंगा कि आपको हर चीज लिंक कर दूं ताकि आपको चीज समझ में आ जाए, ठीक है। तो वो जो जब यहाँ पे भारत में जो सहायक संधि प्रणाली चलाएगी वो इसी कारण चलाएगी थी ताकि फ्रांस के साथ कोई रिलेशन हमारा ना बना रहे, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। और कोई डाउट भाई किसी का?